कहते हैं कि आजमाइशें इंसान को मजबूत बनाती हैं। मुझे मिडल ऑर्डर थोड़ा सा पाकिस्तान टीम को कुछ वीक लगता है। जहांगीर तरीन साहब आ गए जिनका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये हमें रिजल्ट सीट देंगे तो इससे हमारे कम्युनिटी के मसले भी खत्म होंगे। जेन जी जो हैं उन्होंने आंख खोलते ही उन्होंने इंटरनेट देखा, उन्होंने आंख खोलते ही उन्होंने टेक्नोलॉजी देखी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। और मैं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मेरा नाम है मुदस्सिर इकबाल। हमेशा की तरह आपका सुबह को बेहतर और बाखबर रखने के लिए दुनिया बोल है हर तरह की खबरें भी दे रहा होता है। लेकिन आज क्योंकि जुम्मे का दिन है, आखिरी प्रोग्राम इस वीक का होता है हमारा, तो इसलिए आज आपके दिन को जब निकलें, काम करें, कोशिश करें मेल जोल हो तो इस तरह से गुजारें कि किसी न किसी एक अच्छे काम के साथ आप अपने लिए, दूसरों के लिए, माशरे के लिए कुछ मुस्बत करके आगे बढ़ें। तो आज प्रोग्राम का आगाज़ भी एक अच्छी बात से कोट ऑफ द डे में करते हैं। अच्छा मुदस्सिर, आपको पता है बाज़ औक़ात कुछ ऐसा होता है कि इंसान ना कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम अगर ज़िंदगी में आती है ना, जो अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान होता है, बड़ा मायूस हो जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। कभी आपके साथ हुआ ऐसा? नहीं, हमेशा जब इम्तहान आता है तो लोग मायूस होते हैं, घबरा जाते हैं, और घबराहट जो है वो मायूसी की तरफ लेके जाती है और मायूसी जो है वो कुफ्र की तरफ लेके जाती है। लेकिन आज कोट ऑफ द डे में भी हम यही कुछ बात करने जा रहे हैं। कहते हैं कि आजमाइशें इंसान को मजबूत बनाती हैं। बुखारी शरीफ की एक हदीस मुबारक है कि अल्लाह पाक जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे आजमाइश में मुब्तला फरमा देता है। तो दुनियावी जो आजमाइशें हैं उस पर साबित कदम रहना चाहिए ताकि इंसान मजबूत हो। लेकिन इंसान है ना, उस वक्त एकदम से डगमगाता है। लेकिन फिर जब हम इस तरह के ये जो कॉल होते हैं ना, यहाँ पर अहादीस होती हैं, उनको जब पढ़ते हैं इससे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि इंसान एकदम ना उस फेज में से निकल के खड़ा होता है कि नहीं, मुझे पॉजिटिव रहना है और मैं इंशाल्लाह इससे भी निकल जाऊंगा। ये एक इम्तिहान है, इसमें सुरखरू होंगे और अल्लाह ताला ने तो वादा किया वो इंसान से 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो हर अंधेरे के बाद दिन है, तो क्यों नहीं चीज़ें बेहतर होंगी। तो इसी उम्मीद के साथ हम जिंदगी गुजारते हैं। बिल्कुल। और सबसे एक अहम बात जो है वो ये है, क्योंकि आज जुम्मा मुबारक है तो लोग आज का दिन थोड़ा एहतमाम में रहते हैं ना, तो अगर ये चीज़ें सहरिश रखी जाएँ कि आप का कुल मालिक वो खालिक है और आप जितना मर्ज़ी अपने रिज़्क़ की जुस्तजू करते रहें लेकिन वो राज़िक वो है, और आप जितना भी चीज़ों पर दस्तरस हासिल करने की कोशिश करें आप नहीं कर सकते क्योंकि कादिर वो है। तो मामला ये है कि यहाँ हम जहाँ सोचते हैं ना उससे बहुत आगे हमारे लिए अल्लाह पाक प्लानिंग करके बैठा होता है। बड़ी आपने प्यारी बात की है। बस इसी चीज़ को समझने की, इस फ़लसफ़े को समझने की ज़रूरत है। अगर हम समझेंगे तो हमें एक इत्मीनान सा महसूस होगा और हम गो विद द फ्लो, इसे कहते हैं ना, चलेंगे। अब हम इन्हीं अच्छी बातों के बाद शामिल कर लेते हैं बड़ी खबर। शाहीन शाह अफरीदी का बतौर कप्तान पहला इम्तिहान। कीवीज़ के देश में उन्हीं के खिलाफ आज पहली बार कौमी T20 टीम की क़यादत करेंगे। मुस्तहकम टीम के बजाय तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरने का फैसला नए कप्तान की नई सोच की निशानदही कर रहा है। गजा की सूरत हाल पर अपने खामोश गैरों ने आवाज़ उठा दी। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका लड़ रहा है। अलबत्ता मुस्लिम उम्मा ज़बानी जमा खर्च के अलावा अमली तौर पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आज इस पर बात करेंगे। जनरेशन वाई, जी और एला, आखिर ये क्या बला है? सोशल मीडिया पर जनरेशन गैप के लिहाज से मुख्तलिफ उम्र के अफराद को किस तरह तकसीम किया गया है, आपको तफसील से आज के शो में बताएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख बदलने का मिशन, ख्वाजा सरा सोबिया खान पुरअज़्म PK 31 से आज़ाद उम्मीदवार खड़े होने वाली KP के पहली ख्वाजा सरा उम्मीदवार से मुलाकात होगी आज के प्रोग्राम। यानी कि आज के शो में बड़ी दिलचस्प खबरें जो कि शेयर हम लोग करेंगे, वो भी डिटेल में। और ये जनरेशन गैप वाली जो खबर है ये बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है कि किस तरह तकसीम किया है हर उम्र के और अल्फा की आज बातें होंगी कि ये क्या है और किस तरह से इसको तकसीम किया गया है। अच्छा मुदस्सिर, एक बहुत ही हॉट टॉपिक है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे, बल्कि कल से
ही नहीं, पिछले 2 दिन से काफी जेर बहस आ रहा है और वो इस वक्त ट्रेंड भी बना हुआ है एक्स पे, #सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसमें तकरीबन 12,000 के करीब लोगों ने अपने अपने पोस्ट किए हैं। सुप्रीम कोर्ट से 2 रोज में 2 इस्तीफे आ गए हैं, बहुत बड़ी खबर है ये, मतलब हलचल मचाने वाली। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बाद सीनियर जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन सीनियरिटी लिस्ट में 3रे नंबर पर थे। उनके मुस्ताफ़ी होने के बाद अब जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे और बड़ा इस पर तबसरा हो रहा है। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या हुई जो यकायक ये 2 इस्तीफे आ गए आगे पीछे। बिल्कुल, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का मामला क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में था तो वहाँ से उनका इस्तीफ़ा आया और उसके बाद अब जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा वो भी आ गया है। तो इसके बाद अब बहुत से मामला हो रहे हैं, अब एहतसाब की बातें की जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को काबिल गौर बात लोग जो कि डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि इसमें उन्होंने वजह नहीं बताई। फोन भी कहा जा रहा है कि जो उनका बंद है कि क्या वजह हुई, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर का तो चलो केस था, वो चल रहा था, तो समझ आती है कि जी उन्होंने इस्तीफा किस वजह से दिया होगा, लेकिन इनका इस्तीफा आना इस पे काफी एक हलचल मची हुई है। बिल्कुल, और अब क्योंकि अक्टूबर में इन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन अब मामला जो है वो आगे निकल गए हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह अब सीनियर जज होंगे, जस्टिस इनकी जगह मंसूर अली शाह अब वो होंगे जो जाके अब अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनेंगे। जी बिल्कुल। चले अच्छा जी, अब दूसरे ट्रेंड की तरफ आते हैं, वो है #अर्थक्वेक। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए मुख्तलिफ इलाकों में, और ये बड़े शदीद नौयत के झटके थे। इनकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6 रिकॉर्ड की गई है। सवात और इसके गिरदोनवा में शदीद ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा कोहाट में, लाहौर, मर्दान, इस्लामाबाद, एबटाबाद, अपिंड दादन खान है, सरगोदा, पेशावर के अतराफ़ में भी ये ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। इस ट्रेंड में तकरीबन 25,000 लोगों ने ट्वीट्स किए। पता है फिर वो जब इस तरह का ज़ल्ज़ला आता है तो लोग अपने प्यारों के लिए दुआएं करते नज़र आते हैं। फिर बताया जाता है कि हमने महसूस किया है, कि आपको भी क्या महसूस हुआ कि ज़ल्ज़ले के झटके आपके यहाँ भी आए हैं। तो इस पर सारिफीन ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। वैसे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल महसूस नहीं किया। नहीं, कराची में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब, मिड ऑफ पंजाब तक ये ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए, उससे आगे ये नहीं था। लेकिन बहरहाल खौफ था, एकदम से लोग घबराएं। और उस वक्त मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो अचानक एकदम से बहुत ज़्यादा लोगों के स्टेटस आए उस जानिब रहने वाले, इस्लामाबाद में स्पेशली, पेशावर में, स्वात में। तो एहसास हुआ कि और अल्लाह ताला ये खैरियत का मामला रखे, क्योंकि ज़ल्ज़ला जब आता है तो फिर उसके बाद वाकई बिल्कुल सही कह रहे हैं। होती है। अच्छा मुदस्सिर, आपको पता है शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में हमारे जो शाहीन है उन्होंने कुछ नई सोच, नई स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरना है। न्यूजीलैंड के साथ उनका पहला ये T20 है जो कि आज खेला जाना है। आप वैसे कितने पुरुमीद हैं? मैं खासा पुरुमीद हूँ। पाकिस्तान का बड़ा अच्छा, जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड में भी और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी। तो टीम भी नई है, टीम तो वही है, कप्तान नए हैं, इसमें एक आध बंदे का इजाफा हुआ है। तो मेरा ख्याल है वो जो हार है ना उसका भी बदला लेने का एक पूरा प्लान है। और नफसियाती तौर पर भी न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, जाके पाकिस्तान आगे नहीं आ पाया था। साहिम अयूब और मोहम्मद रिजवान ने ओपनिंग करनी है, बड़ा कुछ चेंज किया गया है। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो इस पर क्या राय रखते हैं उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहीन शाह अफरीदी का बतौर कैप्टन ये पहला टेस्ट होगा, तो क्या आप ऑब्जर्वेशन रखते हैं इस हवाले से? देखिए, जाहिर सी बात है प्रेशर तो है शाहीन के ऊपर, क्योंकि उनकी एज अ कैप्टन पहले ही उनकी T20 सीरीज है। और देखिए PSL में जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, उन्होंने कप्तानी की, उनकी टीम 2 दफ़ा जीती, उसी की वजह से उनको लाया गया है। और सबसे पहले तो मैं शाहीन की अपनी परफॉर्मेंस भी देखना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह शाहीन बॉलिंग करते हैं उस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। लेकिन फॉर्मेट डिफरेंट है, प्रेशर आता है कि अगर किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो फिर एज अ कैप्टन T20 में कैसा लेके चलता है, क्योंकि ये फास्ट गेम है, इसमें जल्दी जल्दी फैसले करने होते हैं। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह रिजवान और बाबर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस रही है T20 क्रिकेट में पार्टनरशिप्स के हिसाब से लगा लें, एवरेज देख लें, रन देख लें, सेंचुरीज देख लें, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अब एक सेटल हुआ हुआ जो पेयर था वो खराब कर दिया सिर्फ इस चक्कर में कि जी बाबर को किसी तरीके से नीचे लेके आना है। ठीक है, बाबर ओपनर थे, वो नीचे आके तीसरे नंबर भी खेले, कोई मसला नहीं है। अब साइम अयूब जैसा ओपनर अगर आपके पास आता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको
इस किस्म के कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है साइम अयूब। वो लड़का अगर टीम में सेट हो जाता तो फिर आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छा एक प्लेयर बन सकता है। लेकिन मुझे मिडल ऑर्डर थोड़ा सा पाकिस्तान टीम का कुछ वीक लगता है, क्योंकि हमारे पास मिडल ऑर्डर के इतनी प्लेयर ही नहीं। हमने 6-7 ओपनर लेके चले गए। बाबर आजम के अलावा मिडल में ऐसा प्लेयर नहीं है जो एक, अगर टीम जल्दी आउट हो रही है या प्लेयर T20 में जल्दी आउट हो रहे हैं, तो कोई ऐसा प्लेयर हो जो थोड़ा सा पूरे 20 ओवर। तनवीर साहब, अगर हम पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर साइम और साथ में मोहम्मद रिजवान, देन फिर कहा जा रहा है कि फ़खर जमान शायद वन डाउन हो, फिर उसके बाद बाबर आजम, उसके बाद इफ्तिखार अहमद। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि पूरी मोहम्मद नवाज़ भी और बड़ी लंबी एक लाइन 6-7 बल्कि 8 तक नंबर तक बैटिंग ही बैटिंग है। तो सर फिर भी आपको तवक्को नहीं है कि मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान थोड़ा कमज़ोर हो जाए? देखिए, वैसे अगर देखेंगे, अगर प्लेयर देखें तो हमें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के मतलब सबसे टॉप प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में है। लेकिन वो सारे आप देखें ना, 6 से 7 तो ओपनर है, ओपनर सेलेक्ट किए हुए। मिडिल ऑर्डर में अगर हम इफ्तिखार की बात करते हैं तो इफ्तिखार का तो खुद भी कभी कुछ पता नहीं होता। अगर उसके बाद ओवर भी होते हैं फिर भी सेंसिबल नहीं खेलता, मार के आउट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आजम खान की बात करें जो न्यूजीलैंड के हैं, वो भी तेज खेलने वाले प्लेयर हैं जी। सिर्फ बाबर आजम वाहिद ऐसा प्लेयर है कि विकेट्स गिरती हैं तो थोड़ा सा सेंसिबल खेलें, ये चीज मुझे प्रॉब्लम लग रही है। लेकिन अगर आप ओपनर्स की बात करें, साइम और रिजवान का जो पेयर है ये बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्पेशली T20 क्रिकेट हो या स्पेशली वनडे क्रिकेट भी हो, अब वनडे क्रिकेट में भी आपके 2 ओपनर्स ऐसे होने चाहिए जो अच्छी अटैकिंग जो क्रिकेट खेले। तो मेरी नजरें तो इस ओपनिंग स्टैंड के ऊपर है कि साइम और रिजवान जो है वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में देखें, न्यूजीलैंड में कोई भी जब भी पाकिस्तान टीम गई उन्होंने टफ टाइम तो दिया है, क्योंकि वो अपनी कंट्री में बहुत जबरदस्त खेलते हैं। और आपको पता है कि उनका जो सिस्टम है वो जिस तरह वो उसको लेके चलते हैं, मेरे ख्याल में जबरदस्त। वैसे तनवीर साहब, अगर बॉलिंग अटैक की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि स्क्वाड में बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स शामिल हैं। वसीम भी हैं इसमें, मैं देख रही हूँ, इसके साथ साथ हारिस तो हैं ही मौजूद, फिर जमान भी हैं। तो कैसे, मतलब मेरा ख्याल है कि अब जो कंडीशंस हैं उनमें हमारी टीम तगड़ी है। हम लोग अल्लाह करे वैसे तो जीत के आए, लेकिन मुकाबला टफ होगा। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ये तो होता है कि शायद पाकिस्तान की टीम ये T20 सीरीज जीत जाएगी, क्योंकि अच्छा मतलब सिर्फ मिडिल ऑर्डर के अलावा आपके पास कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर बैट्समैन ओपनर्स की बात करें या तीसरे नंबर तक की बात करें, वो आपके पास प्लेयर हैं। फास्ट बॉलर्स की जिस तरह आपने बात की, वो ऑप्शन बहुत ज्यादा है। शाहीन है, हारिस रऊफ है, जमान खान है, वसीम जूनियर है, ये एक नया लड़का अब्बास अफरीदी आया, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग उसने T20 में की है, डोमेस्टिक में PSL में उसकी सिलेक्शन हुई है। फिर उसके बाद आमिर जमाल जो अभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में बड़ा अच्छा उन्होंने रेपुटेशन बनाई अपनी बैटिंग बॉलिंग में, वो है, वो T20 में अच्छा हो सकता है। तो ऑप्शंस बड़े अच्छे हैं। स्पिनर की बात करें, उसामा मीर है, नवाज है, लेकिन मेरे ख्याल में टीम जो आई है या हमें नजर आई है उसमें उसामा मीर खेल रहे हैं, नवाज के शायद चांसेस नहीं है। तो ऑप्शंस तो अच्छे हैं। लेट्स सी, देखते हैं अब कि शाहीन अफरीदी की कप्तानी में टीम कैसा परफॉर्म करती है। लेकिन एक चीज बता दूं कि शाहीन, अगर ये पाकिस्तान टीम सीरीज हार गई तो फिर ये जो एजेंडा बेस जो बाबर के पीछे लगे हुए थे ना, बेस शाहीन के पीछे ना लग जाए कि भाई सीरीज हार गया, अब इसको कप्तानी से हटा दें। क्योंकि हमारे इस मुल्क में एजेंडा बेस इतने हैं, अपने मतलब के लिए काम करने वाले इतने लोग हैं, इसीलिए तो कोई ठहरता नहीं यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा तनवीर साहब, मैं आपके भी बाबर के हवाले से तासुरात सुन रहा था। मैं कल एक छोटी सी वीडियो देख रहा था, कपिल देव से लेकर तो बड़े बड़े जो है वो प्लेयर्स बात कर रहे थे कि एक पैच आता है किसी की परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन उससे ये नहीं है कि वो प्लेयर कोई बहुत छोटा हो जाए या वो कोहली पे भी आया, बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स पर भी आया, इवन द लेजेंड ग्रेट जावेद मियांदाद पर भी एक वक्त में ऐसा हुआ, फिर दोबारा वो परफॉर्म करके वापस आते। ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि एक प्लेयर भी हो, वो पाकिस्तान को इस तरह जितवा भी रहा हो, उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, फिर अचानक यहाँ घूमे जो आप बात कर रहे हैं और फिर उसको ऐसा पीछे निकाला जाए कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी और टीम परफॉर्मेंस भी बिल्कुल सवालिया निशान हो जाए? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जिन्होंने कभी क्रिकेट खेली नहीं, जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा ना, वो सोशल मीडिया में आके टीमें बना रहे होते और वो कह रहे होते जी बाबर की कप्तानी अच्छी नहीं है, बाबर को टीम से फारिग किया जाए। तो यही तो एजेंडे लोग हैं, इन्हीं की तो मैं बात कर रहा हूँ।
यही लोग तो क्रिकेट बोर्ड के आगे पीछे रहते हैं और क्रिकेट बोर्ड इनकी ज्यादा लगता है सुनता है। कभी भी क्रिकेटर या कभी भी उस फील्ड का बंदा, जिस फील्ड में कोई भी इंसान, किसी भी इंसान ने काम किया हो, वो कभी भी स्ट्रेट अवे सीधी सीधी नहीं किसी को बात करेगा कि इसको यूं कर दो, इसको यूं कर दो। बिल्कुल जाहिर सी बात है सर, आपको भी पता है सोशल मीडिया में नोट शुरू हो गए हैं, ट्विटर पे पैसा शुरू हो गया, फेसबुक पे पैसा, तो यूट्यूब पे पैसा। अब इस पैसे के चक्कर में ना इंसान कहता है बस जो बोला करते रहो, नोट आने चाहिए, वो उस चक्कर में शुरू हुआ हुआ। अब 3 ना 13 में कुछ लोग जिनको बल्ला नहीं पकड़ना आता वो क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे होते। सही है, तो बर्बादी है इस मामले में, तो बर्बादी है हमारी सारी। अच्छा तनवीर साहब, एक चीज़ हम बाकी प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन जानदार हमने देखी थी फ़खर जमान भी टीम का पार्ट हैं, तो फ़खर और अगेंस्ट न्यूजीलैंड वो आप इस सीरीज में कैसा देख रहे हैं? देखिए होता है, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जिस टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो फिर दोबारा परफॉर्म करेंगे। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ ग्राउंड्स बड़े सूट करते हैं, वो जब उस ग्राउंड में खेलते हैं वहां बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं होता है। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, देखें न्यूजीलैंड ने एक सिस्टम देखो कितना जबरदस्त बनाया है, जो कि हम वो सीख ही नहीं सकते क्योंकि हमारा सिस्टम ही क्रिकेट का जीरो है। हम सिर्फ नेचुरल टैलेंट के ऊपर क्रिकेट चलती है, बस सिस्टम बिल्कुल जीरो है हमारा। अब आप देखें जो न्यूजीलैंड की टीम अनाउंस हुई, उनके नाम के आगे, स्पेशली शायद आपकी नजर से अगर गुजरा है या नहीं गुजरा, तो उनके नाम के आगे लिखा हुआ है कि फलाना प्लेयर पहला मैच खेलेगा, फलाना प्लेयर 5वां मैच खेलेगा, फलाना प्लेयर ये वाला मैच रेस्ट करेगा। बिल्कुल। अब आप ये देखो कि उन्होंने प्लानिंग क्या बनाई हुई, ये सारी वर्ल्ड कप की प्लानिंग होती है। उनको ये फिक्र नहीं है कि केन विलियमसन हमारा अगर मेन प्लेयर, अगर वो चौथा T20 नहीं खेल रहा, अगर वो टीम हार जाएगी तो हम सोशल मीडिया या मीडिया में न्यूजीलैंड में शुरू कर देंगे जी इसको क्यों नहीं खिलाया। उनका ये मसला नहीं है, ठीक है। तो हम इन चीजों से बहुत पीछे हैं। हम क्या करते, हम ये करते हैं कि हम जो आपने तनवीर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, लंबी प्लानिंग के साथ खेल रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तानी टीम को भी आगे जून तक तैयारी है, वर्ल्ड कप की इब्तिदा यही है। बहुत शुक्रिया, तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर। और अब कुछ मौसम की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सहर ज़ुएब के पास चलते हैं क्योंकि बेशतर इलाकों में धुंध छाई है, ठंड बहुत है। मज़ीद तफसीलात सहर से। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। और नाज़रीन, बहुत ठंड है क्योंकि पहले इतनी सर्दी महसूस स्पेशली कराची में तो नहीं की जा रही थी, लेकिन अब हाथ और पैर कुछ ठंडे हो रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि सर्दी बढ़ गई है। तो महकमे मौसमियात ने आज से सिंध बलोचिस्तान में सर्दी की जो शिद्दत है वो बढ़ने का इम्कान भी जाहिर कर दिया है। कराची में टेम्परेचर में वाज़ेह कमी का इम्कान है। अगले 2 से 3 दिन में कराची का टेम्परेचर 8 से 9 डिग्री तक रिकॉर्ड होने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन जो अपडेट है उसके मुताबिक आज मुल्क के जो बेशतर मैदानी इलाके हैं वहाँ पर मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में और शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्द और जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। रात के औकात में गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान भी मौजूद है। ये सूरत हाल है, सर्दी अच्छी खासी महसूस की जा रही है। तो ऐसे में अपना ख्याल तो हमें खुद रखना ही है। इसके साथ साथ अगर मैं टेम्परेचर्स आपके साथ शेयर करूं तो पहले हम कराची की बात कर लेते हैं। कराची में कम से कम टेम्परेचर जो है वो 11 रिकॉर्ड किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री तक रहने का इम्कान है। मेरे पीछे भी आहिस्ता आहिस्ता आपको विजुअल्स में दिखाई भी देगा कि 11 मिनिमम है, मैक्सिमम 25 है और पार्टली क्लाउडी है, यानी कि कुछ बादल भी हैं, सूरज भी निकला हुआ है, लेकिन सर्दी बहुत महसूस की जा रही है। इसके बाद कोयटा का रुख करते हैं। यहाँ पर कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। वेदर क्लाउडी है, आसमान पर बादल दिखाई दे रहे हैं। कोयटा के बाद हम चलेंगे मुल्तान में कम से कम 7 है और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि क्लाउडी वेदर है, कुछ जुज़वी तौर पर अबर आलूद महसूस हो रहा है, लेकिन सर्दी यहाँ पर कमाल की है क्योंकि 7 है कम से कम टेम्परेचर। लाहौर में कम से कम 8 है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं, सूरज लाहौर में बिल्कुल नहीं निकल रहा। लोग ये बता रहे हैं कि वहाँ पर ना नहा सकते हैं ना कपड़े धो सकते हैं, इतनी सर्दी महसूस की जा रही है। लाहौर के बाद हम चलेंगे शहर इक़्तिदार, इस्लामाबाद की बात करेंगे, जहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 9 और ज़्यादा से ज़्यादा
15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और यहाँ पर भी कुछ धुंध भी है, हल्के हल्के बादल भी हैं। अब हम चलते हैं पेशावर में कम से कम 7 है और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहाँ पर भी क्लाउडी वेदर बताया जा रहा है। तो अब हमने अपने नुमाइंदगान से भी बात करनी है जो कि हमें बताएंगे वहाँ पर हाल अहवाल के लोग किस तरह से सर्दी को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो पहले हम चलते हैं लाहौर, खुरम मलिक हमारे साथ हैं, उसके बाद इस्लामाबाद से सलमान अवान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये दोनों हमें बताएंगे कि कैसी सर्दी है। और खुरम, आपको देख के मुझे पता चल रहा है जिस तरीके से धुआं निकल रहा है ना आपके माउथ से, तो इससे पता चल रहा है कि सर्दी बड़ी कमाल की है और आपकी जैकेट भी बता रही है कि ठंड वावा हो गई है। अच्छा, बिल्कुल सैरिश, शहर लाहौर में भी ठंड का राज जो है बरकरार है और अब कड़ाकेदार अगर ठंड कहा जाए तो वो वाली ठंड जो है वो लाहौर में पड़ रही है और शहर के मैदानी और जो बिलाई इलाके हैं वहाँ पर भी शदीद ठंड का राज बरकरार है। लेकिन सर इस ठंड के साथ साथ फोग बहुत ज़्यादा है शहर लाहौर में और फोग ने अपनी रिपेट में जो है पूरे लाहौर को ले रखा है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। इसी तरह शहर जो मोटरवे है उसको मुख्तलिफ मकामात से धुंध के बायस जो है वो बंद कर दिया गया है। M2 को ठोकर से लेकर कोट मोमिन तक जो है वो मुकम्मल बंद किया गया है, जबकि M3 लाहौर सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल ट्रैफिक के लिए जो है बंद किया गया है। इसी तरह M11 अब्दुल हकीम से लेकर भिंडी भटिया तक जो है मुकम्मल बंद की गई है। इसी तरह जो M5 है उसको भी बंद किया गया है। तो मोटरवे इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मोटरवे आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो बंद की जाती है और धुंध के बाइस जो फ़ज़ाई ऑपरेशन है वो भी शदीद मुतासिर है। और मोटरवे को तो हर साल ही हम देखते हैं कि खुरम बंद कर दिया जाता है क्योंकि हद निगाह काफ़ी कम हो जाती है। मैं चाहूँगी सलमान आप बताइएगा, इस्लामाबाद में आज मैं देख रही हूँ कि सूरज मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि जिस जगह आप खड़े हैं यहाँ पर तो मुझे कुछ बादल ही दिखाई दे रहे हैं। कैसा मौसम है इस्लामाबाद का? जो बिल्कुल इस्लामाबाद में हस्बे मामूल जो है आज भी अच्छी धूप निकलने की प्रेडिक्शन है। सूरज बिल्कुल मेरे सामने और मेरे बैक पे आपको यकीनी तौर पर मार्गला के पहाड़ जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। उसकी वजह ये है कि मतलब कुछ जो है वो हेज़ी है, बादल नहीं है, कुछ धुंध आप कह सकते हैं हल्की छाई हुई है, लेकिन ऐसा सच उस तरह से धुंध नहीं है क्योंकि सूरज इस वक्त जो है वो निकल आया। आज इस्लामाबाद में इस वक्त तो टेम्परेचर जो है वो 9 के करीब है और आज रात की प्रेडिक्शन है कि ये टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो गिर सकता है। तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सर्दी का मौसम जो है वो बिल्कुल पीक पर है। और जैसे कि आपने भी बताया था वेदर में बताते हुए इन्फॉर्मेशन देते हुए कि आज रात जो है वो ना सिर्फ कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर हल्की बारिश के साथ साथ हल्की बर्फ़बारी की भी पहाड़ों पर प्रोडिक्शन की गई है। तो उससे तवक्को की जा रही है कि खुश्क मौसम का ख़ात्मा होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज। और जो धुंध है जो कि ख़ास तौर पर पंजाब के मैदानी इलाकों में और मोटरवेज़ जहाँ पर मौजूद हैं M2 M3 ख़ास तौर पर अगर उनकी बात करें तो वहाँ पर धुंध जो है वो आज भी मौजूद है। महकमे मौसमियात का यही कहना है कि खित्ता पोठोहार में जो है कोहर पड़ने की प्रोडिक्शन है आज रात भी और कल सुबह भी। और जो मरी गलियात जो बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जहाँ पर बड़े ज़्यादा तादाद के अंदर सयाह जो हैं पूरे मुल्क से आते हैं वहाँ पर भी मौसम इस वक्त शदीद सर्द है, शदीद खुश्क है, ड्राई वेदर है, लेकिन शदीद सर्द है, शदीद खुश्क है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। और बिल्कुल पता है क्या, ये जो धुंध छाई हुई है ना उससे जो सूरज की चमक है वो भी हमें कुछ सही से महसूस नहीं हो पा रही है, इनके नज़र नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों नुमाइंदगान का कि आपने मौसम की सूरत हाल से हमें आगाह किया और हम आपको वेदर अपडेट देते रहेंगे। अभी मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपको फिर से मिलते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल। वेलकम बैक। और अभी पता है आपको जिस सियासी जो टेम्परेचर है ना, मैंने पहले ओवरऑल मुल्क भर के टेम्परेचर की बात की है जो कि काफ़ी ठंडा है, लेकिन सियासी टेम्परेचर काफ़ी गर्म है
क्योंकि हम देख रहे हैं कि टिकटों की तकसीम का मामला है, उसको मिल गई, इसको नहीं मिली, ये सोच रहा है, वो ये कर रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। मुदस्सिर, वैसे आप इस गहमा गहमी को कैसा एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल, और ये हर इलेक्शन में हर बार ये होता है कि किसी को मिली ये टिकट और किसी को नहीं मिली, तो फिर वो नाराज़ी भी है, कुछ लोग मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी जमात इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून नज़र आ रही है, जो टिकटों की तकसीम कर चुकी है पंजाब में ख़ास तौर पर, लेकिन बहुत से दरीना कारकुनान और रहनुमा इस बार टिकट न मिलने पर नाराज़ भी हों। और अब इत्तलात ये हैं कि उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, जिससे नवाज लीग की टारगेटेड सीटों में से 8 से 10 सीटें कम होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कल रात को दानियाल अजीज़ वो पहले उम्मीदवार हैं जिन्होंने अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो जनाब, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक गवर्नर और पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा मलिक रफ़ीक रिजवाना साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रिजवाना साहब आपके वक्त का। असर नून लीग में टिकटों की तकसीम पर पार्टी के अंदर से बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं। दानियाल अजीज़ साहब को भी अपना रिएक्शन उन्होंने दे दिया है। इसकी क्या वजूहात हैं? पार्टी के दरीना साथी और साथ देने वाले टिकट से महरूम रह गए और बहुत से नए आने वालों को टिकट दे दिया गया। अगर आप लोग आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर मुश्किलात नहीं होंगी? देखिए जी, मेरे ख्याल में तो ये फैसले, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ पिछले 40 साल से, तकरीबन इस अपने PMLN से एसोसिएट और इंशाल्लाह एसोसिएट रहूँगा। मुझे मेरी पार्टी ने बड़ी इज्जत एहतराम दिया। मियां नवाज शरीफ साहब का ज़ाती तौर पर मशहूर भी हूँ, वर्कर भी हूँ पार्टी का। बात चीज़ें ऐसी होती है कि अगर वो जिसको मुतासर करना है उस फैसले से, अगर उसको एतमाद में ले लिया जाए या कम से कम उसके आंसू पोंछ दिए जाए तो उससे भी मामलात बेहतर हो सकते हैं। और अगर यकदम उस बंदे को शौक में डाल दें तो वो फिर बाद रिएक्ट कर जाते हैं और बाद लोग, हम जैसे लोग पार्टी डिसिप्लिन की वजह से दूरंदेशी करते हुए खामोश हो जाते हैं। अपने अपने बंदे का रिएक्शन होता है, अपने अपने बंदे का रद्द अमल होता है। तो साफ जाहिर है जहाँ पे हमारी पार्टी के या किसी भी पार्टी के दरीना कारकुन हो, अगर उनको नज़रअंदाज किया जाए, वजूहात कई हो सकती हैं। जब फैसला करना होता है तो बहुत से मामलात होते हैं, तो उस वक्त जो है वो फिर अगर वो कारकुन जो है वो इत्मीनान में ना हो या उसका इत्मीनान न कराया जाए या उसको नज़रअंदाज किया जाए या कम से कम उसकी अश्कशोई ना की जाए, तो अचानक ही उस पर जो है ना वो एक स्काई लैब गिर जाए तो रिएक्शन होते हैं। रफीक साहब, बात ये तो सब्र आपने कर बिल्कुल जाते ठीक हैं, कहा बात है, खामोश लेकिन हो जाते हैं। उम्मीदवार तो शायद चुप कर जाएगा या उसके पास आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का इख्तियार मौजूद है, लेकिन एक वोटर, एक सपोर्टर के पास फिर क्या ऑप्शन रह जाता है? वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे या पार्टी को वोट दे? आपके इसी सवाल की इस वक्त जो अमली शक्ल है वो इस वक्त मेरे डेरे पे हो रही है जी। हम अभी लाहौर से पहुंचे। मेरा बेटा आसिफ रफीक रिजवाना, जिसको 2018 में टिकट मिला था सूबाई हल्का 215 पे, तो अब नहीं मिला, तो हम मुल्तान आ गए हैं वापस। तो वो जो है अपना सारे जो मिलने वाले थे सारों के फ़ोन आ रहे थे, हमारी पार्टी के भी लोग हैं, सपोर्टर भी हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के रद्द अमल हैं। मैं कुछ देर बैठा रहा हूँ। मसलन पार्टी के लोग कहते हैं जी ऊपर से जहांगीर तरीन साहब आ गए जिनका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, नीचे भी एक ऐसा आदमी आ गया जो पार्टी छोड़ गया था, आप लोग 40 साल से खड़े हो तो आप हमें जवाब दें ये क्यों हुआ। अब मैं उसका क्या जवाब देता हूँ उनको? मैं कहता हूँ बेटा ये भाईजान ये पार्टी के फैसले हैं, होते रहते हैं, तो बंदे को पार्टी के साथ चलना पड़ता है। तो मुख्तलिफ आरा हैं, कोई कहता है हम नहीं खड़े होंगे, कोई कहता है कुछ नहीं खड़े होंगे। हमने सारों को इसलिए भी टाइम दिया आ जाए 2-3 दिन, लोगों की सुन लें, ज़रा उनके जज्बात सुन लें, फिर उसके बाद आराम से लाएअमल इख्तियार करेंगे, क्योंकि पार्टी है हमारी, तो न चाहते हुए भी फैसले काबिल कबूल नहीं होते मगर कबूल करने पड़ते हैं। अच्छा रिजवाना साहब, इसमें यह है कि नवाज लीग की जितनी उम्मीदें थी उतनी सीटें नहीं जीत सकते। क्या नवाज लीग वो टारगेट अचीव कर लेगी या इससे थोड़ा पीछे रह जाएंगे? क्योंकि 8-10 सीटें तो ऐसी हैं जहां इस किस्म का रिएक्शन सामने आ रहा है लोगों का। इतने बड़े फैसले हैं ना, इतने बड़े फैसलों में सारे फैसले तो मनपसंद लोगों की नहीं हो सकते ना। पार्टी की जो क़यादत बैठी होती है उनकी कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, कुछ हालात ऐसे होते हैं और बाज़ औक़ात उनको कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी होती हैं जो मौके के हिसाब से गलत होती है,
तो मैं तो ये कहता हूँ किसी के बारे में गलत रिपोर्ट हो तो पार्टी क़यादत को चाहिए उसको बुला के पूछे भी आपके बारे में ये रिपोर्ट है, वजाहत देनी चाहिए। तो पार्टी क़यादत भी बड़ी अजीब सिचुएशन से कन्फ्रंटेड होती है। तो उनके लिए ये रेशो जो है इतना बड़ा तो नहीं है जहाँ पे मतलब लोगों को टिकट की तकसीम पर एहतजाज है। बहुत रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद थे और रजवाना साहब खुद गवर्नर रहे, उनके बेटे को भी टिकट नहीं मिला और बहुत से ऐसे लोग हैं और ख़ास तौर पर जो जनूबी पंजाब को उन्होंने बात की ना, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी, वहाँ से नून लीग के बहुत से लोग माइनस हुए हैं और उनकी जगह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो इस तरह बहुत सारे मतवाले हैं जो दिल बर्दाश्ता भी बिल्कुल, इवन लाहौर शहर में भी ये सिचुएशन हुई बिल्कुल। अच्छा मुदस्सिर, एक बड़ी खबर ऐसी अफसोसनाक है जो हमें नाज़रीन के साथ शेयर करनी है। एक अहद तमाम हुआ है, तमाम जो पाकिस्तानी ड्रामों से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले सीनियर अदाकार और हिदायतकार इंतकाल कर गए हैं। खालिद भट्ट साहब जो कि तवील अरसे से अलील थे और मैं भी अभी उनका एक ड्रामा देख रही थी जीवन नगर, तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये खबर सुन के। सीनियर अदाकार खालिद भट्ट पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी वाबस्ता रहे और पाकिस्तान के थिएटर और ड्रामा इंडस्ट्री में तो उन्होंने बड़ा खैर तवील अरसा बड़े मंजे हुए अदाकार थे। मुदस्सिर, अल्लाह ताला इनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, हमारी दुआ है इनके लिए और जो उनके अहले खाना है उनको सब्र अता करे। दुआई की जा सकती है ज़ाहिर जाने वालों के लिए। अभी हमें अब जहाँ पे कुछ ऐसी खबरें वहीं पे कुछ अच्छी खबरें भी हैं, तो मुल्क की मईशत की बात हम कर लेते हैं। अस्करी क़यादत और निगरान हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई हैं। IMF ने पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। फैसला वाशिंगटन में होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में हुआ। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत कर्ज की मंजूरी दी गई। पहले इक्तसादी जायजे की तकमील पर स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया था। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम से $1 अरब 20 करोड़ मिल चुके हैं। IMF से $70 करोड़ मिलने से जारी रकम $1.9 अरब हो जाएगी। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वो मामला मुकम्मल हुआ और अब किस्त जो है वो जारी हो गई है, तो अब इसके बाद कुछ सिचुएशन आप देख रहे हैं कि बेहतरी होगी कि IMF के मामला क्लियर होते हैं तो बाकी मल्टीलैटरल जितना भी हैं वो उनसे भी मामला शुरू हो जाते हैं और चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अब जो है पहले भी ये हो रहा था कि पिछला रिव्यू भी स्मूथ गया था और पिछला रिव्यू भी उसमें भी जो चेंजेस की थी पाकिस्तानी केयरटेकर गवर्नमेंट ने, जिसमें टैक्स के टारगेट्स अचीव करना था और बिजली और गैस की कीमतों को बढ़ाना था, बिजली की कीमतों को खासतौर पर बढ़ाना था और फिर और दूसरे टारगेट्स थे फिस्कल डेफिसिट के, यानी कि अपने खर्चों की आमदन और अखराजात को जो है एक बैलेंस करना था, उसमें थोड़ी सी बेहतरी करने की कोशिश की गई। तो ओवरऑल 2 रिव्यूज बेहतर अब जो है वो एक पहला रिव्यू बेहतर गया है, दूसरा रिव्यू अब देखना होगा कि फरवरी 8 को है, फरवरी 11 को आई गेस, वो किस तरह से जाता है, वो भी मेरे ख्याल में स्मूथ जाएगा। तो ये वर्ल्ड बैंक और ADB के आपने पहले ही फ्लोज देख लिए होंगे जो कि पिछले 2 वीक्स में आए हैं, जिसकी वजह से आपके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो तकरीबन $8 अरब से क्रॉस कर गए हैं स्टेट बैंक के जी। और अगर आप ये $700 मिलियन ऐड कर दें तो तकरीबन $8.8 बिलियन आपके रिजर्व्स हो जाएंगे। रिजर्व्स का बेहतर होना बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है और मेरे ख्याल ये लास्ट 6 मंथ्स के सबसे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में है रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो। जी बिल्कुल, 6 मंथ के रिजर्व्स हाई पे हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। ऑफ कोर्स अभी बहुत जो है वो चीजें करनी है, बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा, क्योंकि अभी तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे काम है अभी करने हैं। अच्छा, मुझे ज़रा इम्पैक्ट पे इसके बात करनी है, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये पैसा आ गया तो अब तो इस्तेहकाम मिल जाएगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा। इसका इफेक्ट अब क्या होगा जो कि एक आम आदमी महसूस करेगा? आम आदमी पे कोई खास इम्पैक्ट अभी नहीं होगा इसका। उसकी वजह यह है कि आम आदमी के लिए महंगाई इम्पोर्टेंट है, आम आदमी के लिए एम्प्लॉयमेंट इम्पोर्टेंट है, आम आदमी के लिए उसके बच्चों की तालीम, उसकी सेहत इम्पोर्टेंट है। उस पर अभी बहुत काम करना है और ये आप ये कहें कि हमारी जो स्टेबिलिटी का मसला था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, वो बेहतर हो रहा है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में अगर हमारी डायरेक्शन सही होती है और हमारी पॉलिसीज ठीक होती हैं, रिफॉर्म्स होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है टाइम पर और वो सारे वो रिफॉर्म्स करती है जिसकी जरूरत है और बड़े प्रोग्राम में भी जाना है हमें IMF के, ये भी हमें याद रखना होगा। लेकिन अच्छी बात ये कि लोकल जो है फ्रंट पे शॉर्ट टर्म में रुपए को जो है थोड़ी इस्तेहकाम मिलेगा, मजीद
रुपए में डॉलर के अगेंस्ट जो है, जो पहले वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा चलती है कुछ खुर्रम सालों साहब, में। आपने बात की ना ये कि ये आगे हुकूमत आनी है, अगर हमारी डायरेक्शन ठीक हुई तो बिल्कुल फिर वो इम्पैक्ट हमें महसूस भी होगा। अब इलेक्शंस तो हो जाएंगे, मुझे ये बताएगा कि इन टर्म्स के साथ या फिर इस मुआहदे के बाद ये जो नई आने वाली हुकूमत है उसके लिए इन चीज़ों को मैनेज करना आसान होगा या मुश्किल होगा? काफी मुश्किल होगा। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आने वाली जो हुकूमत है वो अपना प्लान लेके आती है या नहीं लेके आती, जो कि मुझे अनफॉर्चुनेटली अभी तक नजर नहीं आया किसी का भी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जिसकी बेसिस पे वो आए और उसके बाद आते ही वॉर फुटिंग बेसिस पे उस प्लान को इम्प्लीमेंट करे। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि IMF के पास भी जो नया प्लान, जो नई गवर्नमेंट आएगी, IMF के पास जाना होगा, क्योंकि हमारी अदायगियां बहुत ज्यादा हैं, हमारे एनर्जी के इश्यूज हैं, कर्जों के इश्यूज हैं, प्लस टैक्स के इश्यूज हैं। तो वो जब जाएगी और उसके पास प्लान नहीं होगा ना, तो वो IMF इतने आराम से आपको कर्जा नहीं देगा या अपने प्लान में शामिल नहीं करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने जो है पॉइंट नुकता उठाया है कि जो भी गवर्नमेंट आ रही है, जो भी पार्टियां इस वक्त कंटेस्ट करेंगी इलेक्शंस में, उनके पास एक सॉलिड प्लान, टीम। सही। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो है कि इसका मतलब है कि अगली हुकूमत आएगी, रिफॉर्म्स करेगी, उससे सारी चीज़ें होनी हैं, तो फिर तो आम आदमी के लिए तो आगे भी आसान चीज़ नहीं है। इसका मतलब है लॉन्ग टर्म इंतज़ार ही है कि आम आदमी को महंगाई में और एम्प्लॉयमेंट में कोई अच्छा रिलीफ मिले। देखिए, आम आदमी के लिए बिल्कुल आपने सही कहा, इतना आसान नहीं है और ना होगा, लेकिन इसमें 2-3 चीजें की जा सकती हैं कि टैक्सेस को जो है वो बिजली के बिलों से, पेट्रोल से, ये सारे जो है टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। गवर्नमेंट करती है कि गवर्नमेंट बड़ा आसान होता है उसके लिए टैक्सेस लेना, बिल्स के थ्रू और कोल्ड ड्रिंक्स के थ्रू और इन सब के थ्रू। इन टैक्सेस को कम करे, सही जगह टैक्सेस लगाए, तो उससे ये होगा कि जो सैलरीड क्लास है, आम आदमी है, उस पर आहिस्ता आहिस्ता टैक्सेस का बोझ कम होगा। और दूसरी बात यह है कि जो बिजली है बनाने की जो लागत है वो हमारी अभी भी पानी से, गैस से कम है, उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए और उससे जो है एक रिलीफ मिलना चाहिए। तो रिलीफ के बहुत तरीके हैं, गवर्नमेंट अगर देना चाहे और एट द सेम टाइम टैक्स नहीं दे रहा उस पर तरजीहात में शामिल होगा तो बिल्कुल आप जो बातें कह रहे हैं इस पर फोकस भी होगा और काम भी होगा। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आप हम मौजूद रहे हैं। अच्छा मुदस्सिर, अब आप क्या बताने वाले हैं? बस हम ये है कि मुल्क में इस वक्त आम इंतखाबात के मामलात हैं, इंतखाबात के लिए सियासी जमातें मैदान में हैं, वहीं सियासी हलचल और गहमा गहमी में इजाफा होता जा रहा है। ट्रांसजेंडर भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कौम की खिदमत के मिशन में पेश हैं। आज हमारे साथ फिर एक ट्रांसजेंडर मौजूद है, सोबिया खान, जो खैबर पख्तूनख्वा का हल्का 81 से हिस्सा ले रही हैं इलेक्शन में। उनके विजन और मिशन पर उन्हीं से बात करेंगे। सोबिया इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया सोबिया आपके वक्त के लिए, और माशाल्लाह ज़बरदस्त कि आपने अपने लिए फ़ैसला किया कि आपको आवाम की फलाह के लिए काम करना है। मुझे बताएगा कि इंतखाबी दंगल में कामयाबी के लिए हर उम्मीदवार जो है वो अपने हलकों में सरगर्म नज़र आने लगते हैं। आपका विजन क्या है और किस तरह अपने हलके की खिदमत काज़िम रखती हैं आप? थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपने प्रोग्राम में टाइम दिया। बेसिकली मैं खैबर पख्तूनख्वा के पहले ट्रांसजेंडर जर्नलिस्ट हूँ। इसके अलावा मैं अपने PK कासी के लिए कुछ खिदमत करना चाहती थी। हम ज़्यादातर ये बात देखते हैं कि लोग ये समझते कि ट्रांसजेंडर काम नहीं कर सकते। अगर ट्रांसजेंडर को इस बार ये लोग मौका दे तो इंशाल्लाह मैं PK कासी के लिए खिदमत करूँगी, के लिए मैं काम करूँगी, इसके अपनी कम्युनिटी के लिए मैं काम करूँगी। बेसिकली इलेक्शन में आने का मकसद यही था कि हमारी कम्युनिटी के लिए जितनी भी बातें होती थी लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी। इस बार जब मैं इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगी, इलेक्शन में जब मैंने अपना नाम दिया इस वजह से कि मैं अपनी कम्युनिटी के जितने भी मसले उनको मैं हल कर सकूं। अच्छा सोबिया, आप अपने हलके में ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए भी काम करती हैं, तो इस हलके में कौन कौन से मसाइल हैं जिन पर आपको फौरी काम करने की ज़रूरत है, हमें भी बताइए। बेसिकली PK कासी की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मसले हैं। अगर इसमें ख़वातीन की बात करें, मैंने अपने मंशूर में ये बात लिखी हुई है कि हम ज़्यादातर देखते हैं हमारी जो ख़वातीन होती है गुर्बत की वजह से या में जो उनके शोहर वफ़ात हो जाते हैं तो वो गुर्बत की वजह से दूसरे घरों में वो काम करती है। जो उनके बच्चे होते उनके बच्चे जो होते वो तालीम से महरूम रह जाते। तो मेरा मकसद ये है कि मैं इन औरतों को घरों में बिठाऊँ और इनके लिए मैं फंडिंग करूँ, अच्छी स्कीम बनाऊँ कि अपने घर में रोज़गार करके अपने बच्चों की जो फ्यूचर है उनके फ्यूचर के लिए सोचें। बात करें तो तहरीक इंसाफ के बाबर सलीम इस हल्के से जीते थे, इस बार आप आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार हैं, तो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन से आपकी मुलाकातें हुई होंगी, आखिर वो इलाके की बेहतरी के लिए कितने पुरुम्मीद हैं आपसे?
सर बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जिस तरह हम देखते हैं, मैं खैबर पख्तूनख्वा पहले ट्रांसजेंडर भी हूँ कि मैं अपने घर में माँ बाप के साथ रहती हूँ। बड़ी बात माँ बाप की सपोर्ट की होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके के जितने लोग हैं, मेरी फैमिली के जितने लोग हैं मुझे सपोर्ट करें और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ डोर टू डोर जा रहे घरों के साथ मेरे साथ जाते हैं। उनको ये कैंपेन में यही कहते हैं कि इस बार आप सोबिया खान को वोट दें, क्योंकि सोबिया खान हमेश की तरह हमारे लिए इसके अलावा भी हमारे लिए काम करती है। अगर ये जमहूरी निज़ाम में आएगी, इलेक्शन जीत जाएगी तो आप पीके कासी के लिए बहुत ज्यादा खिदमत। भी आप हर उम्मीदवार पुरज़्म होता है इलेक्शंस को लेके, कोई ना कोई प्लान भी बन रहा होता है। आपने अपनी जीत के लिए कोई प्लान बना रखा है? सर इसमें एक बात ये है कि आपको जिस तरह पता होगा कि मैंने पेशावर हाई कोर्ट में भी रेड किया हुआ है, जिसमें मैंने यही बात की है कि जिस तरह हम असम्बलियों में देखते हैं मखसूस नशिस्तें होती हैं जिसमें ख़वातीन भी होती हैं, जिसमें अक़लियत भी होती है, जिसमें डिसेबल भी होती हैं, हम उस बात पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो रिजर्व सीट में जब आती है अपने जो मसाइल हैं वो अच्छी तरीके से असम्बली में बोलती है। तो मैंने पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू इस वजह से किए कि इस बार हमें भी रिजर्व सीट दे। अगर ये हमें रिजर्व सीट देंगे तो इससे हमारे कम्युनिटी के मसले भी खत्म होंगे और इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी होंगे। जिस तरह हम देखते हैं अस्पतालों में, आप खुद सोचें कि हर अस्पताल में बच्चों के भी वार्ड होते हैं, मर्दों की भी होते हैं, खवातीन की भी होते हैं, लेकिन ट्रांस कम्युनिटी के अभी तक अस्पताल में वार्ड ही नहीं होते। अगर फिर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे ट्रांसजेंडर जो है माशाल्लाह एजुकेशन के पास है, लेकिन अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसजेंडर को नौकरी नहीं। तो इस वजह से मेरा यही मिशन है, एक मंशूर में लेकर आई हूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर सकूं। अच्छा सोबिया, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, ख्वाजा सरा हो या ट्रांसजेंडर, इससे कोई इनकार नहीं कि वो भी माशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आखिर में बोल के नाजरीन को आप क्या पैगाम देंगी? मैं पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगी कि इस बार जितने भी मेरे इलाके के वोटर्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे हैं। मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि आप भी ट्रांसजेंडर आपके इलाके में जितने भी ट्रांस मौजूद होते हैं उनके साथ अपने बच्चों की तरह सलूक कीजिए। ये भी किसी के बच्चे हैं, अगर आप उनका अपने गले लगाएंगे तो उनको सुकून मिलेगा। तो मैं सारी अवाम को ये कहना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर अल्लाह की मखलूक है, इसको इंसान की नज़र, इसको अपने घरों में एक्सेप्ट करें। अगर आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। सोबिया, बहुत अच्छी बात है, आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है अपने हल्के को लेकर, पाकिस्तान को लेकर। अल्लाह ताला आपको कामयाब भी करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। एक वक्फा अब हमें लेना है और वक्फे के बाद मुदस्सिर फिर से हम ज्वाइन करेंगे और भी बहुत सारी खबरें, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल। वेलकम बैक। बड़ी ज़बरदस्त मेहमान जो कि हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट अगर इन्हें कहा जाएगा तो बिल्कुल गलत ना होगा। इस वक्त यमुना उस्मानी हमारे साथ हैं जो कि हमें जो जनरेशन गैप्स हैं सोशल मीडिया को लेकर या फिर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताएंगी, समझाएंगी टर्मिनोलॉजी और ये नाम इन्हें क्यों दिए गए हैं कि जनरेशन X, Y, Z एंड अल्फ़ा, क्या इसके पीछे लॉजिक है, ये सब इनसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले बिल्कुल, और उससे पहले हम बात करेंगे गज़ा के हवाले से। गज़ा का मामला है, मुकदमा आलमी अदालत पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका ने दलाइल देते हुए कहा कि इजराइल नस्ल कुशी का कन्वेंशन तोड़ रहा है। ये इजलास नीदरलैंड के शहर द हेग में कायम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कल से जारी है। आज इजराइल भी अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा है। डॉक्टर जमील साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर है तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना था, बहुत ज़्यादा ये बात हो रही थी, लेकिन अरब्स के बारे में बात हुई कि शायद वहाँ से होगा, कोई OIC को मुश्तरका तौर पर जाएगा, कोई और मुल्क होगा। लेकिन क्या वजह है कि हम इतने सुस्त रहे हैं? कम अज़ कम आवाज़ तो उठाई जाती। अब साउथ अफ्रीका जो गया है, इसके बाद क्या सिचुएशन हो सकती है सर? कोई फैसला आए तो उस पर भी अमल करने का कोई पाबंद होगा इजराइल? पहली तो बात यह है कि वो हमारे 57 ममालिक पे मुहित OIC के ममालिक जो हैं वो बस अपने बगले बजाते रहे और उसमें उन्होंने इस बारे में कोई पेशरफ नहीं की। सिर्फ रेजोल्यूशन एक छोटा मोटा सा पास कर दिया दुनिया को दिखाने के लिए और अपने अवाम को दिखाने के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। और देखें साउथ अफ्रीका, वो अपने नज़रियात में चल रहे हैं, नेल्सन मंडेला के नज़रियात में चल रहे हैं और उसमें यह है कि वो कहते हैं कि हमें भी अप्रेस किया गया, हमें भी मारा गया, हमें भी सप्रेस किया गया और अपार्थाइड जो है उसके हम शिकार रहे एक बरसा बरस तक।
तो हमें पता है कि फ़लस्तीनियों पे क्या गुजर रही है, ये जेनोसाइड क्या है, हमारे खिलाफ ये होता रहा और वो चले गए। वो उनका नाम हिस्ट्री में काफ़ी अरसे तक जारी रहेगा। 5 ममालिक हैं टोटल, लेकिन साउथ अफ्रीका का उसमें ज़्यादा कलीदी किरदार है। तो उन्होंने एक हिस्ट्री बना ली और अपना एक मुकाम बना लिया उसमें। अब आते हैं कि इसके क्या हो सकते हैं, ये साल साल केसेस चलते हैं, कोई मुस्तकबिल करीब में इससे कोई नज़र नहीं आता है। बहरहाल साउथ अफ्रीका क्योंकि कंप्लेनेंट है और उसने कहा है कि इसके आप इंजंक्शन दे दें, यानी कि इसको ठहरा दें, इस जंग को स्टॉप करवा दें, वो तो मुझे मुमकिन नहीं नजर आता, इसलिए कि इनके 2 मकासद हैं। 1948 के ये जेनोसाइड कन्वेंशन है और ICJ यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो उनके मकासद, पहला मकसद तो ये है कि एडजुकेट करें लीगल डिस्प्यूट्स को और साथ साथ जो है वो ICJ वो करता है बाइंडिंग जजमेंट दे सकता है इंटरनेशनल लॉ पर, और जेनोसाइड ज़ाहिर इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है, इसलिए वो जजमेंट दे सकता है उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। और दूसरा इसका मामला ये होता है कि अगर कोई दरख्वास्त लेके जाए तो वो लॉ की इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो 2 मकासद हैं इसके, और क्योंकि इजराइल इसका सिग्नेटरी है इसलिए ये केस वहाँ गया है, क्योंकि अगर वो ना होता सिग्नेटरी, ये सिर्फ सिग्नेटरी ममालिक जिन्होंने साइन किया हुआ है इस कन्वेंशन पे और ICJ केस पे, तो वही इसके केस के उनके बारे में केस सुना जा सकता है और फैसला दिया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसकी करा सकती है। वैसे ये मॉरल से ज़्यादा कुछ नहीं कि एक मॉरल प्रेशर होगा, इजराइल तो किसी की बात नहीं बताइएगा कि बड़ी शर्म की मकाम नहीं है मुस्लिम ममालिक के लिए कि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे और जनूबी अफ्रीका जाके आलमी अदालत में ये बात कर रहा है, एटलीस्ट आवाज़ तो उठा रहा है। बाकी तो आप बता रहे साल साल चलते हैं प्रोसीजरल, वो तो मामलात हो गए ना, लेकिन हमारे लिए तो बड़ी ये शर्म का मकाम है कि हम लोग उस तरीके से क्या हमारे लिए कोई ऐसा ऑप्शन या प्लेटफॉर्म ही नहीं बचा कि जिस पर जाके हम भी बात करें। आखिर एक जुल्म हो रहा है और वो मुसलमान है जिन पर हो रहा है। नदामत तो बात रही ही नहीं ना, ये 57 ममालिक में पाकिस्तान ने तो फिर भी कुछ थोड़े बहुत जोरदार किस्म के बयान दे दिए जो कर सकता था अपने इस मखदूश हालात में, मईशत के मखदूश हालात में, और चंद ममालिक में सिर्फ, बाकी और तो किसी ने कुछ नहीं किया। और आप देख लें कि होतियों पर बम्बार्डमेंट शुरू हो गई आप दोनों से भी। यमन एक सॉवरन कंट्री है, आप दोनों से भी उस पर शुरू हो गई और हवा फिजाओं से भी, और बरतानिया भी और अमेरिका भी मिलके उन्होंने दागे हैं अपने वहाँ मिसाइल, टॉम हॉक मिसाइल्स। और ये तो आग, फिर ये देखिए अगर ये नहीं किया इन्होंने और अगर ये कर लेते, पहले कुछ बात सुन लेते दुनिया अक़वाम की, दुनिया के 153 ममालिक ने जब जनरल असेंबली में अपनी आवाज़ सुनाई और एक रेजोल्यूशन पास किया कि बंद करो इस मामले को, इस जंग को बंद करो, नहीं किया उन्होंने और सिक्योरिटी काउंसिल में आने ही नहीं दिया। उसी की वजह से अब ये आग फैलती जा रही है। ये बमों की और बारूद की आवाज़ पहले गजा तक की हद तक थी, अब यमन और साथ में लेबनान, हिज़्बुल्लाह के इलाके में, और साथ साथ ईरान अब नजर आता है कि वो किसी न किसी लिहाज से शामिल होता नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने ये बात कर दिया है अगर ये मामला ICJ से पहले हल हो जाता या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये जो एक सिंबॉलिक तरीके से गया है, अगर ये हो जाता तो ये मामला और जंग को रोकने की कुछ कोशिश की जाती, तो वो नहीं हुआ। आप अंदाजा करें कि 24 घंटे पहले एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि आप होतियों को कहें कि बंद करें ये शिपों को हमला करना, और वो किन जहाज़ों पे हमला कर रहे हैं जो इजराइल की तरफ जा रहे हैं, और उनका मकसद क्या है। वो कहते हैं कि जी आप गजा का पे ये जेनोसाइड बंद कर दें और उसकी वजह से हम ये कर रहे हैं उनका साथ देने के लिए, और अगर वो बंद कर दें हम ये बंद कर देते हैं, बजाय वहाँ बंद कराने के ये आग फैल गई। तो कहने का मकसद ये है कि अगर जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन पे अमल कर लिया जाता, अगर 42-12 एक रेजोल्यूशन पास हुआ था नवंबर 15 में, उस पर अमल कर लिया जाता कि कुछ अरसे के लिए पास दे दें आप गाजा में, तो आज ये आग फैलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये आग ऐसी भड़केगी कि अभी हाल ही में जो जी डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये चीज़ें थोड़ा सा नीचे आ गई हैं, स्पेशली क्रिसमस से पहले हमने देखा बहुत कम चीज़ें अब दिखाई जा रही थी। अब वो जो जोर है जंग का वैसे ही बरकरार है, लेकिन वो जो एक हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनके साथ यकजहती हो रही थी, उसमें भी कमी। और अरब कंट्रीज़ पहले बहुत ज़्यादा तशवीश में थे, अब वो भी शायद कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये मामलात गज़ा के आप समझ रहे हैं कि वाकई इस तरह ठंडे हो रहे हैं आलमी सतह पर? ये इसको कहते हैं फटीग, वर्ल्ड फटीग।
क्योंकि जो लोग भी तंग आ गए हैं, कहाँ तक से सर्दी में निकलेंगे, और अवाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें कॉम्प्लेसेंसी आती जा रही है, क्योंकि अब तो सिर्फ लाशें गिन रहे हैं ना। 23,000 से ज्यादा लोग जी बिल्कुल जो है वो जा बहक और शहीद हो गए, वहाँ बच्चे बूढ़े सब, जिसकी वजह से ये केस आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया है, और सिक्योरिटी काउंसिल में भी गया है, और जनरल असेंबली में भी गया है। यही वजूहत है ना। तो सिर्फ बात इतनी सी है कि अगर हमारे इन ममालिक में ये जिस वजह से भी अगर मामला ठंडा करते रहेंगे तो ये आग यहाँ रुकेगी तो नहीं ना, ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, यमन ने पहले कोई 4 लाख अफराद की कुर्बानी दी है जब एक कोलिजन फोर्सेज ने उन पर बम्बार्डमेंट कर करके उनका बेड़ा गर्क कर दिया। 4 लाख अफराद जो है वहाँ जाँ बहक हो चुके हैं, जो कि यूएस और तो मामला जो है वो अब देख लीजिए कि गजा से अब यमन और फिर उसके बाद ईरान और जो फारस के जजीरे हैं वहाँ तक मामला जो बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और ये बड़ा गजा के हवाले से जो सिचुएशन है, इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया उसको अगर हाईलाइट करता रहेगा तो मामला रहेंगे, अदरवाइज़ इसराइल जो जुल्म कर रहा है उसको रोकना खासा मुश्किल है। अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुसलमान बहन भाइयों पर, उनकी गैबी मदद फरमाए, हम दुआ गो भी हैं। बात कुछ कर लेते हैं सोशल मीडिया की, क्योंकि आजकल दौर सोशल मीडिया का है। कहते हैं कि जी अमीर बनना है तो बेचना सीखो, सेल सेल और सेल, अक्सर हम सुनते हैं ना, सेल सेल सेल। तो अब चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो या ई कॉमर्स, इसके ज़राए वर्चुअल सर्विसेज या किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना, फ़रोख्त करना सबसे ज़्यादा अहम है। लेकिन चीज़ जब फ़रोख्त होती है, जब उसकी मार्केटिंग अच्छी होती है। तो आज के दौर में मार्केटिंग एक्सपर्ट ने हम लोगों को, यानी कि आम आवाम को 3 कैटेगराइज कर दिया कैटेगरीज़ में, और ये कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स क्या क्या नई टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर हमने बात करनी है। युमना हमें ज्वाइन कर चुकी है, मैंने पहले इनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाया। युमना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जनाब ये जनरेशन एक्स, वाई, जी, अल्फ़ा, और ये है मार्केटिंग के टूल, और लेकिन ये इसके असरात कैसे, इसको कैसे आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ युमना मौजूद है। युमना, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आप कैटेगराइज कर लेते हैं सबके, अब किस तरह से ये चल रहा होता है एल्गोरिथम, इसका कैसे होता है कि मैं अगर जनरेशन एक्स में हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ रही है, वाई के पास ये चीज़ आ रही है, कैसे चल रहा है? अच्छा, देखिए एडवर्टाइजिंग तो बहुत ज़माने से चल रही है, ठीक है जी। एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ये बहुत ज़माने से चल रहा है, लेकिन हर ज़माने में तरीका चेंज हो जाता है। तो अब का नया तरीका है सोशल मीडिया मार्केटिंग, और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि और उसने किस तरह बदला मेन स्ट्रीम एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग को, कि अब हम अपने कस्टमर से, एक बिजनेस एक कस्टमर से बात कर सकता है। इट्स अ 2-वे इंटरेक्शन नाउ। पहले हम टीवी पे ऐड देखते थे और दैट वाज अ 1-वे कम्युनिकेशन, यानी कि सिर्फ एक हमें कम्युनिकेशन एक तरफ से मिल गई, दूसरी तरफ से हमें नहीं पता कि कैसा रिएक्शन मिला, हमारे कस्टमर ने हमें कैसा रिएक्शन दिया हमारा ऐड देख के। तो अब क्योंकि हमें रिएक्शन मिलता है तो हमारे लिए ज़्यादा आसान भी है, और ज़ाहिर है ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो जाता है, इस तरीके से कि अब बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं इसको मेजर करने के लिए। तो उसमें अब हमने इसको आसान बनाने के लिए अपने लिए हमने उन सारे यूज़र्स को कैटेगराइज कर दिया है मार्केटिंग ने। तो कैटेगराइजेशन इस तरीके से है कि मेरे पास लिखे हुए मौजूद हैं एज ग्रुप्स। बेसिकली जनरेशन एक्स जो है वो इस वक्त 60 and 45 के बीच में है। जनरेशन वाई, जिसको मिलेनियल्स भी कहा जाता है, आर 44 से 30 के बीच के लोग हैं, और जेन जी जो कि यंग आजकल की यूथ है वो तकरीबन 29 से 15 ईयर ओल्ड्स कहलाते हैं, और जेन अल्फा जो कि बच्चे हैं आजकल के 12, 15 से नीचे वाली एज के। 30 से 40 वाले किस में आएंगे? 30 से 40 वाले जो हैं वो जेन वाई हैं, जो कि मिलेनियल्स भी उनको कहते हैं, बिकॉज हमने जो है वो, मैं भी मिलेनियल हूँ, तो उसमें हमने जो है वो अपनी एडल्टहुड जो है वो हमने 2000 में देखी। दैट इज़ वाई वी आर ऑल्सो कॉल्ड। और ये कहा जाता है कि ये जो वाई जनरेशन है ये शायद वो आखिरी जनरेशन है जिन्होंने ट्रांजिशन देखा। एग्जैक्टली, जिन्होंने VCR से लेकर तो डिस्क फ्लॉपी से होते हुए और आज की मोबाइल। तो हमने जो ट्रांजिशन देखा है वो हमने बिल्कुल एनालॉग से, ये अगेन वही टेक्निकल टर्म है, एनालॉग से डिजिटल की हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। लेकिन जेन जी जो हैं उन्होंने
आंख खोलते ही उन्होंने इंटरनेट देखा, उन्होंने आंख खोलते ही उन्होंने टेक्नोलॉजी देखी, अपने हाथों में टेक्नोलॉजी देखी। तो इस वजह से दैट इज़ हाउ वी हैव इस तरह हम छोटी सी एक आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस पर मैं एक छोटा सा किस्सा सुना, मैं हम बात पे टॉपिक पे आते। मेरी बेटी को जब मैंने बताया ना कि वीसीआर और कैसेट और ये वो, तो बड़ी परेशान थी कि वो कैसे, वो किस तरह से मुझे दिखाएं। मुश्किल है। नहीं, मैंने फिर उनको टीवी पे दिखाया, नहीं समझ आ रहा, फिर मैंने उनको रियल में दिखाया कि ये होता था, इसमें ये होता था। अब वो चल नहीं रहा था तो उसको ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे चलेगा, हाउ इज इट पॉसिबल। ऑडियो कैसेट उसने पहली बार देखी तो कहती ये किस तरह से ये चलेगा। तो ये एक चीज़ बिल्कुल नहीं, वो बच्चों के लिए समझना, फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चों के लिए ये समझना कि जिंदगी जो थी वो इंटरनेट के बगैर भी थी। हमारा बचपन इंटरनेट के बगैर था। उसमें हम घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, नेबर्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे, रिलेटिव्स के साथ करते थे। अब घर में 4 लोग बैठे, सब ने अपना अपना फोन पकड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की एक्स भी मोबाइल ही पकड़ के बैठे हैं, बिल्कुल हमारे पेरेंट्स भी अब वो फोन लगा के ड्रामा भी अपना देख रही हैं, तो मेरी अम्मी जो है वो फोन लगा के देख रही होती हैं। तो वी ऑल आर नाउ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, या आप कह लें टेक्नोलॉजी, हम सब इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, इसमें ये अच्छी बात हुई कि पुराने वक्तों में तो ये था कि हम ड्रामा देखते हुए ना दरमियान में अगर कमर्शियल आते थे ना, बहुत बुरा लगता था कि यार वेट करना पड़ेगा, पता नहीं कब वापस आएंगे। अब यूट्यूब ने इतना आसान कर दिया कि हम सुकून से ना, बगैर किसी इंटरप्शन के हम अपनी पूरी वो वीडियोस देखते हैं, फौरन स्किप करते हैं, चलो भी आगे। अब इसमें मुझे ये बताएगा कि अभी जो हमने बात की सेल माशाल्लाह से इस दौर में बहुत सारे लोग हैं जो रातों रात करोड़पति भी हो गए, अमीर हो गए, और उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को इस तरह पकड़ा कि वो उसकी ना समझ रही हैं आपके, समझ गए कि ये चीज़ क्या है, उनको फ़ायदा भी हो रहा है। कितना ज़रूरी है ये समझना आजकल के बच्चे के लिए? बहुत ज़रूरी है यंगस्टर्स के लिए, और हम सब नए पुराने बिजनेस पीपल, मतलब पुराने मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पुराने लोग कुछ कन्वेंशनल तरीक़ों से एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की में अभी भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब टाइम है कि हम इवॉल्व करें, नए तरीक़ों पे आएँ, डिजिटल तरीक़ों पे आएँ, और अपने कस्टमर को ज़्यादा समझने की कोशिश करें। बिकॉज़ अगर हम वक्त के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि नई जनरेशन जो है ना वो बहुत फास्ट मूविंग है, थिंग्स आर मूविंग, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी तेज़ी से ग्रो कर रही है, बदल रही हैं चीज़ें, कि उनके साथ हमें या जो भी बिजनेसेस हैं उनको उनके साथ पेस पे रहना पड़ेगा, आपको कोई टिप देना पड़ेगी, क्योंकि देखें हर कोई जो चाहता है कि वो ऑनलाइन बिजनेस करे, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ऑफिशियल पेजेस बना के बैठे हुए हैं, लेकिन रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल रहा, क्योंकि इसके पीछे कुछ टैक्टिक्स हैं, कुछ टेक्निक्स है जो यूज़ करेंगे तो वो उस तरह फ्लरिश करेगा। बिल्कुल। अच्छा देखें जी, अब देखें बिजनेसेस ज़रूरी नहीं है कि हर बिज़नेस जो है वो यंगर जनरेशन के लिए हो। अब मैं आपको तीनों जनरेशन्स के लिए जो बिज़नेसेस हैं उनको अट्रैक्ट करने के तरीके मैं आपको बता सकती हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम जनरेशन एक्स, जो कि वही 60 से 45 के बीच में जो लोग हैं इस वक्त, उनके लिए जो है टेस्टिमोनियल्स, यानी कि किसी इंसान का किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई बात करना या उसको रेकमेंड करना, यानी कि जिस तरह होता है कि आप कहते हैं कि जी हाँ उन्होंने भी ये इस्तेमाल किया है तो मैं भी इस्तेमाल करूँ, उनके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम जनरेशन वाई की बात करते हैं, मिलेनियल्स के लिए, उनके लिए जो है वो पर्सनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। पर्सनलाइजेशन का मतलब कि जी हम जो ऐड है वो ऐसा लगे कि वो मुझसे बात कर रहा है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब उनके लिए पर्सनलाइज बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप देखते हैं कि एड्स चलते हैं जब मतलब कि कोई भी आप जो आप कभी कभार ऐसे होते हैं ना, आप फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहे हैं और आप कहते हैं ओ मैं यही तो बात, मुझे यही तो चीज़ चाहिए थी, और इसके ऐड आने शुरू हो गए। यू गेट माई पॉइंट। तो वो होता क्या है कि एल्गोरिथम भी इसी तरह काम कर रहा होता है। बाय द वे, हमारी जो फ़ोन की माइक, कैमरा, दे हैव these social media platforms have access to all of this. Exactly. ठीक है, हमारी प्राइवेसी ज़ीरो है। मैंने कल सिर्फ ट्रैक सूट का एक को क्लिक किया, यही मेरा पॉइंट है। उसके बाद 8 कंपनीज की वो चीज़ें मेरे पास आपको आ रही, वो बार वो उसी तरह के एड्स आने शुरू हो जाएंगे। सो पर्सनलाइजेशन पे काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो सारी जनरेशन्स के लिए है, लेकिन वाई और एक्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सॉरी वाई और जी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हम जी, जनरेशन जेड, जो कि यंगस्टर्स ऑफ टुडे, जिनके लिए मार्केटिंग बनी है और जिनके लिए सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है, उनके लिए
पर्सनलाइजेशन तो बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा उनके लिए ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है। ऑथेंटिसिटी यानी कि रियल चीज़ उनको देखना। उनको एड स्किप करना भी पता है, उनको एड के बगैर प्लेटफॉर्म्स भी पता हैं। मैं नाम अगर ले सकती हूँ, नेटफ्लिक्स टाइप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो एड्स के बगैर हैं। तो आजकल यंगर जनरेशन एड्स से भागती है। अब हमें लेकिन बिजनेसेस को उन तक कैसे पहुंचना है फिर, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट उनकी पसंद को समझना पड़ेगा, और उसके अलावा हमें उनको रियल एक्सपीरियंसेस देने पड़ेंगे। और उसी से जो है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का अगर आपने नाम सुना हुआ है, ब्लॉगर्स होते हैं आजकल जो कि किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। फिर उनके व्यूज़ आने शुरू होते हैं कि क्या लोग पसंद कर रहे हैं। तो स्पेशली बाइक्स और कार्स के बहुत चलते हैं। अच्छा देखें, अब वही है, हर किसी के लिए कस्टमाइज होगा, जो जिसका इंटरेस्ट जो है उसको वो चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी। ठीक है, ख़वातीन के लिए फ़ैशन, डिज़ाइनर्स, ज्वेलरी, वो बच्चों के लिए गेम्स, ये इस तरह की चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी। मर्द हजरात के लिए गाड़ियाँ, कोई बिजनेसेस या कोई और इस तरह की चीज़ें। सो इट्स ऑल वेरी कस्टमाइज्ड बेस्ड ऑन आपकी एज ग्रुप, आपका इंटरेस्ट। और मैंने आपको जो टिप्स अभी यही दिए हैं कि अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करें, अल्फा को तो मेरे ख्याल से अभी एडवर्टाइज ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वो कोकोमेलन, हाँ उनके लिए कोकोमेलन और बार इतने व्यूज उनको देते हैं ना, सीरियसली। जी, मैं आई थिंक हमारी अभी ये बात ही हो रही थी कि वन ऑफ द टॉप फ्यू यूट्यूब चैनल्स इज कोकोमेलन। तो वो देख लें कि कितने बच्चे आजकल हमारे, बट इट्स जस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स नाउ। मसला ये है, हम सब उसमें फंस चुके हैं, निकलना चाहिए। बिल्कुल बच्चों को रियल टाइम एक्सपीरियंसेस देने चाहिए, लेकिन वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट नाउ। सही। अच्छा, नहीं, एक चीज़ जो मार्केटिंग के हवाले से आप जो बात कर रही थी, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट हो रही है, मार्केट नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो मार्केट करें वो टारगेटेड नहीं हो रही है, तो ये सारा एल्गोरिथम का इशू है, एसईओ का इशू है, ये कहाँ इशू? ठीक है, आई नो कि आप ये टर्मिनोलॉजीज हम सब आजकल सुन रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि बिल्कुल ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो अगर मैं नाम ले सकूं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं। और इनका फ़ायदा ही यही बिजनेसेस को ये है कि इन पे आप इन्वेस्ट करें, यानी कि आप अपने एड्स प्लेस करें, और एड्स में आप स्पेसिफिक आप अपनी ऑडियंस जो है उसको आप टारगेट कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड टारगेटेड मार्केटिंग, जो कि मेन स्ट्रीम एड्स पे नहीं हो सकती, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू वो हो सकती है। लेकिन इसमें जो हैशटैग्स है ना, ये बहुत मैटर करते हैं कि वो अगर आपने मैटर करते हैं, डिस्क्रिप्शन अच्छा है, अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं, कैप्शन है, फिर आपकी जैसा रील्स हैं आजकल, रील्स की लेंथ, लेंथ हर जनरेशन के लिए अलग मैटर करती है। जनरेशन जी जो है वो बहुत शॉर्ट स्पैन है उनका अटेंशन का, वो सिर्फ छोटी से छोटी चीज़ देखना चाहते हैं, वो स्किप कर देते हैं, वो स्क्रॉल अप कर देते हैं, तो उनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है। इस वजह से उनके लिए अट्रैक्टिव कंटेंट इज़ छोटे से छोटा। अब मतलब और उनके लिए जो रील्स बन रही हैं 90% तो रैप स्टाइल में ही रील्स बन रही होती हैं, तो मतलब जो चीज़ उनको अट्रैक्ट करे, विच इज़ म्यूज़िक, कॉमेडी, जोक्स, एनीथिंग ट्रेंडिंग, मतलब जो चीज़ ट्रेंड कर सके या वो मीम बन सके। जिस तरह छोटे बच्चों को ना अगर कोई स्टोरी टेलिंग कर रहा है, भले छोटी सी हो, आज मैं आपको एक बात दिखाऊं, ये चीज़ दिखाऊं, फौरन से वो इंटरेस्ट डेवलप होगा, मैं क्या दिखाने लगे, या ये कर रहा होगा, या फिर उनके पसंदीदा सॉन्ग्स होंगे, म्यूजिक होगा, या फिर कोई ऐसा शॉकिंग विजुअल होगा कि जिस पे वो एकदम रुकेंगे। मतलब वो शॉकिंग विजुअल्स, अगेन वो भी एक साइंस है, जो आपको जो क्लिक बेट कहते हैं उसको नाम कहलाता है, जो कि यूट्यूब पे आप जिस चीज़ पे क्लिक करें तो वो एक तस्वीर होती है जो कि इस तरह की शक्ल बना के कोई यूट्यूबर खड़ा होगा, उस पर कोई बड़ा कोई कैप्शन लिखा हुआ होगा, जो बच्चे पढ़ सकते हैं वो पढ़ के उसको क्लिक करते हैं, जो नहीं पढ़ सकते वो सिर्फ शक्ल देख के क्लिक करते हैं। हम भी हम लोग भी मतलब कोई एक्साइटिंग सी कोई चीज़ नज़र आती है कि 5 हैक्स फॉर व्हाटएवर, थंबनेल का बहुत गेम है, लेकिन इनमें काश ऐसा होता कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि रील्स भी बना रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, काश वो इस चीज को प्रेफरेंस देते कि हमने जो बनाना है वो इन्फॉर्मेटिव हो। उनके घटिया कंटेंट की भरमार है, इन्फॉर्मेटिव है, एंटरटेनमेंट है, किसी के लिए कुछ है, होप कि अब
थोड़ा क्योंकि इतना सब कुछ हो गया है ना, इंटरनेट पे इतना कुछ है, आई होप एंड आई विश कि हम अच्छी चीज़ों पे बात और अच्छी चीज़ों को ट्रेंडिंग बनाएं। अभी रिसेंटली किसी ने बोला कि भाई अपने रिश्तेदारों को दिखा के, अपनी फैमिलीज को बेच के लोग पैसे कमा रहे हैं। बड़ा ये अजीब सा स्टेटमेंट था, किसी ने दिया। ये पाकिस्तान के बड़े एक एक्टर हैं, छोड़े भारत, ये एक मामला है यूट्यूबर्स का, एक नई बहस होगी। हम मार्केटिंग के हवाले से एक चीज़ है, अब ये कहा जाता है कि कोई चीज़ है, प्रोडक्ट है, वो मार्केट कर रहे हैं, ये कप है मार्केट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा जितनी मार्केट करेंगे, पैसा लगाएंगे, उसका वो रिटर्न होगा। अब ये एक बड़े ऐसे नॉट नेसेसरीली, मैं कहते हैं अगर आपने 5,000 का इश्तार लगाया तो भाई आपका कहाँ से सेल होनी है, ये एक बड़ा नहीं मैं क्योंकि ये मार्केटिंग, क्योंकि आप खुद एजेंसी हैं, मार्केटिंग एजेंसियाँ उनको ऑनर को कर रहे हैं, कंपनीज को, कंपनीज उनसे कर रहे हैं, तो ये वही वाली चीज़ है। अगेन ये वो वाली चीज़ है कि आप वही 5,000 आपने किन लोगों को लगाए, आपने वो 5,000 रुपये आपने किन लोगों को दिखाया अपना ऐड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप टारगेटेड मार्केटिंग अगर आप उन 5,000 रुपये से भी करते तो आपको सेल्स मिल जाती, ठीक है ना। तो मेरा ये पॉइंट है कि जो आपको ये एडवाइस अगर कर रहा है किसी बिजनेस को कि जी आप जितने पैसे लगाएंगे उतना आपको आप फ्लरिश करेंगे, आई डोंट थिंक सो। पैसे आपने सही जगह पे लगाने, बस दैट्स द पॉइंट। तो क्योंकि सोशल मीडिया ने हमारे लिए ये बहुत आसान कर दिया है कि हम एग्जैक्ट उस इंसान को दिखा सकें जिसको उस चीज़ की नीड है या उस चीज़ की वांट है, जो भी, तो वो हम उसको टारगेटेड हम दिखा सकते हैं अपना ऐड। इस वजह से ज़्यादा पैसे लगाना मेरे ख्याल से वो कोई कमाल स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर कोई एजेंसी बेच भी रही है तो वो आई डोंट थिंक देयर टेलिंग। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब का भी एक सवाल आया है, क्योंकि वो भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। वो ये कह रहे हैं कि इसमें मतलब कुछ भी अगर आपको मतलब थिंकिंग है, कुछ भी आप पोस्ट कर दें तो बस वो चल जाए, यहाँ पे बाकायदा कोई कैंपेन के तौर पे अगर आप कोई चीज़ लॉन्च करें तो वो ज़्यादा 100%। अगेन मार्केटिंग तो खैर ये अरसे से चल रही है, हर चीज़ में एक स्ट्रैटेजी, एक कैंपेन काम करती है। तो वही वाली चीज़ है, इसके पीछे पूरी एक साइंस होती है, पहले स्टडी होता है। जैसे एक होम बेस्ड अगर फैशन डिज़ाइनर हैं, फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। होम बेस्ड फैशन डिज़ाइनर हैं, वो अपना बिज़नेस बढ़ाना चाहती हैं, तो वो किस तरह बढ़ाएंगी? वो बेसिकली उनको पहले तो उनकी जो स्टाइल सेंस अपना होता है, आप उसी तरीके के कपड़े बनाते हैं, तो उन्होंने अगर कोई एक अपनी कलेक्शन बनाई है फॉर एग्जांपल, तो वो किन लोगों के लिए, पहली बात वो किस एज ग्रुप के लिए है और किस ओकेजन के लिए है। अब जिस तरह कुछ लोग वेडिंग वेयर में चले जाते हैं, कुछ लोग कैजुअल में रहते हैं, कुछ यंगर जनरेशन को टारगेट करते हैं, कुछ वर्किंग वुमेन फॉर एग्जांपल और मैन व्हाटएवर जो भी को टारगेट करते हैं। तो और कुछ बच्चों के हवाले से और कुछ बच्चों की, बिल्कुल बच्चों की कपड़े तो सबसे ज़्यादा सेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो चेंज होते हैं, उनका साइज चेंज होता है। वो घर में बैठ के बस ऑर्डर करती हैं, वो देखती हैं। वैसे भी हर साल में चेंज होना है, 6 महीने में। और ऑनलाइन ऑर्डर पे मैं यही बात करूंगी कि कोविड ने, जैसे हमारी पहले भी बात हो रही थी, कोविड ने कुछ बिजनेसेस के लिए नुकसान तो हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ, लेकिन डिजिटल इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि लोगों में परसेप्शन ऑफ ऑनलाइन बाइंग बढ़ गया। बिल्कुल आपने सही कहा। ई कॉमर्स जो है ना, वो बड़ा उसमें एक हमने देखा कि बिल्कुल चेंज आया है, बिल्कुल चेंज आया है। तो बहुत शुक्रिया यमुना, आप हमारे साथ मौजूद थी। और अब आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेते हैं कि आलमी वबाओं के खिलाफ पाकिस्तान के दारुल इस्लामाबाद में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का इनेकाद हुआ, जिसमें दुनिया भर में 70 से ज़ायद ममालिक के माहिरीन सेहत और वज़रा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इंटरनेशनल हेल्थ समिट के अख्ताम पर मुशावरत के बाद सेहत के मसाइल से मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया, जिसमें आलमी वबाओं के खिलाफ मुश्तरका रद्द अमल पर जोर दिया गया है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडे का मकसद अमीर और गरीब ममालिक एक जैसे वसाइल की मदद से वबाओं का मुकाबला करें। और ग्लोबल हेल्थ समिट के कामयाब इनेकाद और एजेंडे पर मजीद बात करने के इस वक्त निगरां वफाकी वज़ीर सेहत नदीम जान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बड़ी खुशाइंद बात है कि इस तरह 70 ममालिक के उनके जो थे वज़रा वो भी आए और नुमाइंदगान वहाँ से तशरीफ़ लाए और इस मसले के ऊपर सब ने मिल बैठ कर बात की है। कितना खुशाइंद है आपकी नज़र में? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इसको उठाया। ये पाकिस्तानी कौम एक रेजिलियंट कौम है और ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इतने कलील अरसे में
एक बहुत बड़ी समिट इन्होंने की, और दुनिया में जिस भी किसी ने इसको उस लेवल पे उठाया नहीं है, पाकिस्तान ने उठाया ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का एजेंडा। ये ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी है लोगों को वबाओं की सूरत हाल में बीमारियों से और आफतों से बचाना, अपने सेहत के निज़ाम को बचाना, अपनी इकानमी को बचाना। तो हमने देखा कि जब कोविड आ गई तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी तो एजेंडे पे आ गई, लेकिन जब कोविड की केसेस में कमी आ गई तो ये भी नीचे चली गई। हमने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी प्लेटफॉर्म क्रिएट की जाए कि ये एक मुस्तकिल एलिमेंट रहे दुनिया के एजेंडे में। तो हमने ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का आइडिया दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ इसका इनेकाद किया, और आगे जाके ये न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि तमाम गरीब और मिडिल इनकम कंट्रीज का मुकदमा लड़ेगी जो वैक्सीन की सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, एक तो मुबारक है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये समिट था, हम देख रहे थे टेलीविजन पर ये चल रहा था, लेकिन एक चीज़ जो आपने हमारे प्रोग्राम में ये बात की थी समिट से पहले कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं ख़ास तौर पर, इनके हवाले से जो बड़े कंट्रीज़ हैं उनका सोचना बड़ा ज़रूरी है। तो क्या उस चीज़ को अचीव करने में और उस जानिब जाने में इसमें कामयाबी हुई है समिट? जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। बिल्कुल, जो बड़े ममालिक थे वो भी हमारे साथ ही थे, और उनकी जो रिमार्क्स और इनपुट्स थी वो यही इसी हमारे मुकदमे को आगे बढ़ाने में और इसकी ओनरशिप जाहिर कर रही थी। फिर आखिर में हमने एक इस्लामाबाद पैंडेमिक ट्रीटी का भी ऐलान कर दिया जो सब ने उस पर इत्तेफाक किया, और वो वही बात है जो हम शुरू से कर रहे थे कि दुनिया में एक यूनिफाइड और सॉलिडिफाइड निज़ाम ऐसा हो कि वबाओं से मिल के लड़ सके। तो जो सॉलिडरिटी की बात हमने की उसको माना गया। जो हमने वैक्सीन इक्विटी की बात की कि वैक्सीन को उन ममालिक में जिनके पास बाइंग पावर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं है, उनको वो वैक्सीन उनकी आबादी की ज़रूरियात के मुताबिक दी जाए। अच्छा, तो उस पर सब ने किया। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइएगा, हम लोग अक्सर ख़बरों में पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ जो जान बचाने वाली भी अद्वियात हैं वो हमें बहुत महंगी मिलती हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा रॉ मटेरियल जो है वो भी हमें बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है। कुछ ऐसा नहीं हो सकता जब इतनी बड़ी तादाद में मुल्क पाकिस्तान आ रहे हैं और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी पर ये समिट हुआ है कि हमारी कुछ कोलैबोरेशन ऐसी हो जाए कि ये चीज़ें पाकिस्तान में मटेरियल बनने लगे कि यहाँ के आम बंदे को रिलीफ मिल सके, कि उसके लिए अद्वियात सस्ती हो जाए? मैंने जब 17 अगस्त को चार्ज ले लिया, 18 अगस्त को मेरी मीटिंग थी अपनी टीम के साथ, और उसमें मैंने यही एजेंडा जो आप फरमा रहे हैं उसको उठाया कि हम APIs जो आप बात कर रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल जिससे दवाई हम क्यों नहीं बना रहे। तो मुझे तो कोई लॉजिक नज़र नहीं आई, तो फिर मैंने जो विजन दे दिया जिसका नाम है फार्मा पार्क, कि पाकिस्तान में एक फार्मा पार्क इस्टेब्लिश होगा और हम वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवाएंगे दोस्त ममालिक से और पाकिस्तान में इसको इस्टेब्लिश करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको चलाएंगे, और वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिससे दवाइयाँ बनती हैं वो फिर पाकिस्तान में बनेगी जो रॉ मटेरियल, और उससे फिर आपकी तरसील में भी, आपकी क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में दोनों में इजाफा होगा। जो दवाइयों की कीमतों के हवाले से और शार्टेज के हवाले से शिकायत आती हैं फिर वो नहीं रहेंगी। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज़ कर लूँ कि इसी समिट में भी मेरी 3-4 बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ, UAE के साथ, कतर के साथ, टर्किया के साथ और बाकी ममालिक के साथ, जिसमें हमने इसी एक एजेंडे को भी उठाया। और ये मैं पहले से भी जो इंटरेक्शन हो रही थी जब मैं UN के उसमें इजलासों में या उस लंदन में समिट में COP28 में, हमारे एजेंडे बड़े क्लियर हैं और हम इसको बड़ी कंसिस्टेंटली एडवोकेट कर रहे हैं कि हमारे साथ उस पर पार्टनरशिप की जाए, कोलैबोरेट किया जाए। हमारे पास जगह है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास यूनिट्स भी हैं, उसमें सिर्फ वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवा के एक मैकेनिज्म तय किया जाए कि हमारी जो मॉलिक्यूल्स बनाने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाए और फिर हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो ये इस इंशाल्लाह आगाज हो रहा है और ये हम ही करेंगे फिर नेक्स्ट आने वाली। ये ज़बरदस्त है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ यहाँ पे जानना चाहेंगे, अब दोबारा से वही पेंडेमिक जो कोविड की सूरत में उसके बारे में कहा जा रहा है, नए वेरिएंट आ रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ मरीज़ भी बाहर से कुछ लोग आए हैं तो उनमें भी ये वेरिएंट पाया गया। तो इस हवाले से अब क्या खुदा न खास्ता को मामलात आगे न बढ़ जाएं, क्या प्लान कर रही है वजारत सेहत? जी, जैसे ही भारत में JN1 के केसेस आ गए तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि वो पाकिस्तान में आ जाएंगे, क्योंकि भारत की आबादी की जो मूवमेंट है वो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा है और गल्फ़ की हमारे साथ है। तो उसके लिए हमने इक़दाम उठाए जल्दी। हमने अपना जो बॉर्डर हेल्थ सिक्योरिटी सिस्टम है उसको मजबूत किया, हमने
उनको जो थर्मल गन्स है वो मज़ीद दे दिए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दे दिए, और साथ साथ में ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉय कर दिया, और 2% रैंडम सैम्पलिंग का भी हमने उधर इम्प्लीमेंट कर दिया एयरपोर्ट्स पे, पॉइंट ऑफ एंट्रीज पे, कि वो लोग जो आ रहे हैं ख़ास करके गल्फ कंट्रीज से, उनमें 2% का एक हम डिटेक्शन वो भी कर सके, टेस्टिंग भी कर सके। इसके साथ साथ हमारी जो सूरत हाल है सूबों में और ज़िलों में, सूबों में हमने अपनी जो पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब है, लैब उसको स्ट्रेंथन किया है, वो तमाम टेस्ट कर सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पैंडेमिक डिजीज सर्वेलेंस एंड रिस्पांस यूनिट्स हैं, उसमें टेक्निकल लोग बैठे हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं, रिस्पॉन्स की कैपेसिटी बढ़ गई है। तो हम अपने तौर पे तो वो तमाम स्टेप्स उठा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल और नेशनल प्रोटोकॉल में हैं, लेकिन वो जो केसेस आ गए, क्योंकि जब वबा आ जाती है तो आप उसका रोकना, तो जो मेरे स्पीचेस में भी था कि ये वायरस की कोई पासपोर्ट नहीं होती, अगर पासपोर्ट होती भी है तो कोई वीज़ा दरकार नहीं होता, ये हर मुल्क में आ सकते हैं। तो वही इसीलिए हमने एक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट का इनेकाद किया कि IIM मिलके हम इसका मुकाबला करें। कोई एक मुल्क अगर अपने आप को मजबूत समझता है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, इस तरह नहीं हो सकता। अगर आपकी किसी दूसरे मुल्क में वायरस की वबा आई है, बैक्टीरिया की आई है, तो वो डेफिनेटली आपकी आबादी को इम्पैक्ट करेगी। तो अभी तक की जो सूरत हाल है वो खतरनाक नहीं है, हम रेड अलर्ट में हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो कि मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की है, क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान में अब जबकि हम माशाल्लाह से इतने आगे आ चुके हैं टेक्नोलॉजी को लेके, मतलब इतने एडवांस हो चुके हैं, उसके बावजूद ये जो आम वैक्सीनेशंस हैं जो कि बच्चों की पैदाइश के बाद उनको 5 साल तक लगनी होती हैं, उस पर भी हमारी सिचुएशन ये है कि हमें पता चलता है कि जी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसकी शॉर्टेज है, उस हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है, वहाँ चले जाएं। तो आखिर इस हवाले से हम लोग इतने पीछे क्यों हैं, क्यों हमें इस पे इतनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है, हालांकि ये तो सदियों से, मतलब साल से चलता आ रहा है। बिल्कुल सही निशानदेही आपने की है, और ये यानी आप हिस्ट्री हमारी उठाएं तो किसी तौर से भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है वैक्सीन बनाने में, और हम खरीदते रह जा रहे हैं। फिर आपको जो शॉर्टेज आती है, खास करके आपको पता होगा, बच्चों ने पैदा होना ही होना है और ये वैक्सीनेशन लगनी है। हमारे तो ये ट्रिपल प्रॉब्लम है ना, एक आबादी बढ़ रही है, वसाइल कम है, और ऊपर से हम रिसोर्सेज भी वो नहीं कर रहे हैं। हेल्थ का बजट आपको पता है 1% ऑफ GDP वो हेल्थ को इक्वेट जाता है, जो कि बहुत कम है। तो हमारा तो यही मुकदमा भी है कि हम इसको 2% तक ले जाएं, जो GDP की एलोकेशन होती है हेल्थ सेक्टर को, और सूबे भी अपनी बजटिंग और एलोकेशन वो हेल्थ के लिए बढ़ाएं। लेकिन इसके साथ साथ एक खुशी की और खबर मैं आपको दे दूं कि हम एक कंसोर्शियम बना रहे हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अच्छा। कि जो हमारी 12 डिजीज हैं, हाँ, और उसके लिए हमने होमवर्क भी किया है। एक कंसोर्शियम तैयार है आने के लिए, उसका सिर्फ वो फॉर्मेलिटीज़ और जो हमारी रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग का जो अमल है वो हमने उसके ऊपर लगाया हुआ है ड्राइव को, कि वो मुकम्मल करे, फिर उसके साथ नेगोशिएट करे, और वो खुद अपने पैसे ला रहे हैं। तो $75 मिलियन तक वो कमिट कर रहे हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे आपकी सारी वैक्सीन। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छे इक़दाम हैं जो आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब हमें बात करनी है PIA की निजकारी के फैसले के हवाले से, जो कि हुकूमत ने कर लिया है। अब PIA की निजकारी 2 हिस्सों में की जाएगी। PIA के कोर और नॉन कोर बिजनेस को अलग अलग करने की मंजूरी दे दी गई है, और PIA लिमिटेड कंपनी में जो एविएशन समेत कोर बिजनेस मौजूद रहेंगे, और नॉन जो कोर बिजनेस के लिए होल्डिंग कंपनी जो है वो बनेगी। पहले मरहले में PIA के कोर बिजनेस की निजकारी की जाएगी, अगले मरहले में PIA के नॉन कोर बिजनेस की निजकारी होगी। मुदस्सिर बिल्कुल, और इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर शाह बुखारी, जो कि हमारे मुआशियात हैं और चेयरमैन हैं KSP ग्रुप के भी। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि निगरान हुकूमत में PIA की निजकारी का फैसला हो चुका है, क्या निजकारी के बाद PIA दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो जाएगी, क्योंकि अब तो इसे सफेद हाथी कहा जाता है? नहीं, आपको क्यों डाउट है कि वो जो है उसकी निजकारी के बाद कामयाबी नहीं हो सकेगी? क्योंकि PIA का प्रॉब्लम ये है कि जो उसका मेन बिजनेस था एयरलाइन का, उसके अलावा PIA के पास उसका किचन जो है वो है, उसके अलावा उसके यहाँ और बेशुमार ऐसे नए इदारे बन गए, तो उसके नए हॉस्पिटल्स बन गए कि जो उसके कोर बिजनेस से बिल्कुल हट गए। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो जब गिने जाते हैं, तो जो उसके असल एयरलाइन की बिजनेस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, लेकिन जो उसके दीगर तमाम पैराफर्नेलिया स्टाफ है उसकी वजह से उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पर एयरक्राफ्ट बेसिस के ऊपर दुनिया की चंद जो सबसे ज़्यादा पर एयरक्राफ्ट एम्प्लॉयज़ की कंपनियां उनमें आ जाते हैं।
दूसरा जो एफिशिएंसी जो है वो वक्त के साथ साथ डिटोरिएट हुई है यकीनन। इसी के मुकाबले में आप देखें दूसरी जो प्राइवेट सेक्टर की पाकिस्तान में कंपनियां बनी हैं, उनमें जो चंद कंपनियां जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रही हैं और बहुत कामयाब हैं। और पाकिस्तान का बिजनेस जो है एयरलाइन के लिए वो एक बहुत सूदमंद बिजनेस है। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो गैर मुल्की कंपनियां, खुसूसन जो खलीज की कंपनियां पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं, उनका बिजनेस जो है वो साल ब साल हर साल बढ़ रहा है। पाकिस्तान एयरलाइन जो है उसकी ख़ास खसूसियत यह है कि उसके बाद 56 मुल्कों के करीब जो है उसके लैंडिंग राइट्स हैं, जो कि एक अच्छी एयरलाइन के लिए बहुत ज़रूरी समझे जाते हैं। अच्छा, PIA का नासिर साहब मुझे ये बताइएगा कि हम तो खैर वैसे बहुत पहले से सुनते आ रहे थे कि निजकारी हो सकती है, निजकारी करने का सोचा जा रहा है, लेकिन अब जो ये फैसला किया गया है, और आपके ख्याल में ये पहले हो जाना चाहिए था या फिर वो वक्त ठीक नहीं था, अब ये ठीक फैसला हुआ है, खुशाइंद है? ये अमूमन आप जितने इनकर हजरात हैं ना, ये हमेशा से मैं देखता हूँ कि सवाल करते हैं हो जाना चाहिए था। देखिए अब ये माजी की तो छोड़े ना, अब मौजूदा वक्त की बात करें। जब से SIFC का क़याम हुआ है, आप देखें कि जो मईशत के मामलात जो हैं जिन पर जो फैसला साजी है उसमें कितनी पुख्तगी आ गई है, और वो वक्त की ज़रूरत के तहत जो है बाकायदा उन फैसलों के जो रिजल्ट्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो गए हैं। ये उस एक ब्रॉडर रिफॉर्म प्रोग्राम का एक हिस्सा है जिसमें प्राइवेटाइजेशन की सूरत में PIA भी शामिल है। आपको पता है कि कोई तकरीबन 1.4 ट्रिलियन रुपीस के लॉसेस जो हैं वो सारे हमारे जो मुल्क की इदारे हैं, सरकारी इदारे, वो अभी रिसेंटली उसकी खबर आई थी कि ये 1.4 ट्रिलियन रुपीस के खसारे कर रहे हैं। कुछ कंपनियां उनमें कमा भी रही हैं, लेकिन वो अपनी मोनोपोली की वजह से कमाती हैं। बहरतौर ये एक अमल है जिससे कि इसको जो है प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू करके इन इदारों को ख़ास तौर पे PIA के अलावा डिस्कोस भी जी अब अगले मरहले में डिस्कोस के बारे में बात करें, लेकिन ये कि PIA के हवाले से दो तासुर शासब ये कहा जा रहे होते हैं। एक ये है कि ये जनाब एक कौमी इदारा है और कौमी इदारा जो है वो जोड़ कर रख रहा होता है। दूसरा ये मौक़िफ़ है कि जनाब ऐसे इदारे को क्या करना है जो इस वक्त बोझ बन जाए। तो क्या पाकिस्तान रेलवे या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अगर ये निजकारी में चले जाएंगे तो कोई पाकिस्तान के इत्तेहाद की अलामत टूट जाएगी या मामला, ये जो एक तासुर बनता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? स्विस एयर को कौन ओन करता है? लुफ्तांजा को कौन ओन करता है? जी ये प्राइवेट इदारे हैं जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के तहत जो है ये जो कंपनियां बनाई जाती हैं, जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसके इन्वेस्टमेंट की कोई बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, मैंने स्विस एयर की खास तौर पे आपको मिसाल दी हूँ। स्विस एयर एक ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल पाकिस्तान की स्टोरी उसके साथ बहुत मिलती जुलती किया है, और उन्होंने अपने आप को जो है जो उसका सबसे बड़ा का जो है दुनिया में, आपको पता है कि ये जो बेसिकली देखा जाता है कि पर एयरक्राफ्ट एम्प्लॉइज जो है वो कितने हैं, और वो एक बहुत ही ज़रूरी तरीक़ेकार जो है उसको मैनेज करने के लिए कि जो एयरलाइन की प्रॉफिटेबिलिटी है उसको कैसे जांचा जाए कि वो उससे अपने लिए एक मुनाफा बख्श अदारा बन जाए। दूसरा PIA में एक और भी मसला है, अगर आप उसमें देखें तो उसमें हमारी जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ना, उसका भी बहुत ज़्यादा असर है। अब देखिए कि जो आपके एम्प्लॉइज़ जो हैं वो अपनी एक उम्र के ख़ास हिस्से तक पहुंच जाते हैं, ख़ास तौर पे जो आपके फ़ज़ाई मेज़बान हैं दुनिया भर में जो है उनको आप एक ख़ास एज पे रिटायर करते हैं। PIA में वो रिटायरमेंट का जो कंसेप्ट है वो हमारे यहाँ कोर्टों ने ख़त्म कर दिया, तो कोई काम करे या ना करे उसको PIA जो है वो निकाल ही नहीं सकता। तो ये अब इस तरह से तो मामलात नहीं चलते, लिहाजा जब नई एयरलाइन होगी तो वो अपने नए एम्प्लॉइज़ को भी ज़रूर देगी, पुराने एम्प्लॉइज़ के साथ भी कुछ अर्से तक उनको चलने का मौका मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपके फ़ज़ाई मेज़बान हैं उसमें वो अपनी उम्र के मामले में नए रेगुलेशन, नए रूल्स जो हैं वो बना सकेंगे। तो
इन इदारों को जो है आपके यहाँ जुडिशियल एक्टिविज्म से बिल्कुल बाहर रखने की जरूरत है। और ये प्राइवेटाइजेशन से सिर्फ ये मामला हल नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये मुकदमाबाजियाँ जो हैं वो और बहुत बढ़ने की वजह से इदारे जो हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं रहते और उनको बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन सिर्फ ये कह देने से कि प्राइवेटाइजेशन से चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं और नहीं, उसके लिए एक इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। बिल्कुल। और हमारा इन्वेस्टर्स के साथ जो ताल्लुक है वो को बहुत अच्छा ताल्लुक नहीं रहा है। पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप ये देख लें कि हमारा जो जुडिशरी का नंबर है 128 आता है दुनिया में, और जो उनके फैसले होते हैं वो आपके यहाँ पूरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको वो खा जाते हैं। और अच्छे ये असरात जो है वो हर सब वो नज़र भी हमें आए हैं माजी में। आप देखते हैं कि PIA का ये जो अमल है ये एक बारह लंबा सिलसिला है, वो किस तरह से कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे नासिर शाह बुखारी, माहिर जनाब। दुनिया बोल है से आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मुदस्सर इकबाल और सहर ज़ुहैब को इजाज़त दीजिएगा, इस उम्मीद इस दुआ तवक्को के साथ कि आज जुम्मे का दिन है, कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे पाकिस्तान के लिए भी और अपने पाकिस्तानियों के लिए भी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।